तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अभी ये क्वेश्चन एक आया 10-12 नंबर का, ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब इसी का एक्सटेंशन है एक दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चन जो मैं अलग से बोल रहा हूँ ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में साथ में मिल जाएगा, तो वहां पे आपके पास होगा क्वेश्चन। अभी सुन लो ध्यान से, खाली अभी सुनना है ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके बाद ये सब आपका जब आप पढ़ोगे तो ये आपका पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास वहां पे होगा। सुनो ध्यान से। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड whose intensity varies from a maximum value of 5 kilonewton per meter at both ends to 0 at the center of the beam. At both ends to 0 at the center of the beam. यानी यही बीम की बात कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है it is designed to replace the beam with another simply supported beam which will be subjected same bending moment and shear force as in the previous case. क्या कह रहा है? It is designed to replace the beam with another simply supported beam, which will be subjected same bending moment and shear force as in the previous case. Determine the length and rate of loading for the second beam if it is subjected to uniform distributed load over the entire length. Draw the SFD and BMD in both the cases. तो ये जब ये क्वेश्चन हो गया, तो ये सबसे पहले जब आपके पास पीडीएफ होगा, पहले आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, पूरा अपने दिमाग में सोचोगे। तो अब उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डिजाइनर क्या है कि इस बीम को रिप्लेस कर रहा है एक दूसरा बीम से, जिसमें आपका दैट यूडीएल से रिप्लेस कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिजाइनर इस बीम को रिप्लेस कर रहा है एक दूसरा बीम से, जिसका लेंथ जो है आपका, इसका लेंथ जो है एल मीटर है और उस पर यूडीएल लगा है। तो इस पे यूडीएल लगा है ऐसे, तो ये है W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल और इसका लेंथ एल मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजाइनर वो जो पुराना बीम था क्वेश्चन जो हमने किया, उसको रिप्लेस कर रहा है स्ट्रक्चर में दूसरी बीम से, इसका लेंथ एल मीटर और इस पे यूडीएल लग रहा है। तो बोल रहा है कि इसका इंटेंसिटी W और ये L कितना होगा, जिससे कि दोनों में सेम मैक्सिमम सेम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हो। सेम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का मतलब है कि सेम मैक्सिमम वैल्यूज हो, क्योंकि दो डिफरेंट बीम में हर पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सेम कभी हो ही नहीं सकता। हर पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सेम है, इसका मतलब एक ही बीम है। तो सेम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का मतलब सेम मैक्सिमम वैल्यूज है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो पुराना बीम था यूवीएल वाला जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये पहले यूज हुआ होगा स्ट्रक्चर में। अब डिजाइनर क्या करेगा, चाहता है वो इसको रिप्लेस कर रहा है लोडिंग से, इस लोडिंग से यूडीएल से। तो अब वो क्या करेगा, W और L इस तरह से डिजाइन करेगा जिससे कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स बेंडिंग पहले आ रहा था वही आ जाए और क्रॉस सेक्शन वो वही रख लेगा। तो उससे जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह आ रही थी, स्ट्रेसेस आ रही मैक्सिमम वैल्यू जो पिछले केस में थी वही रहेंगी सेम। तो क्या होगा, उसको मटेरियल चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो कॉस्ट बच जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि इस पुराना बीम को डिजाइनर रिप्लेस कर रहा है दूसरा बीम से, जो बीम पे लोडिंग यूडीएल है W का और उसका लेंथ L है। तो कह रहा है कि W और L कितना होगा जिससे कि दोनों बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सेम हो जाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू सेम हो जाए। तो हम क्या करें, पहला बीम का SFD BMD बना लें, वो तो बना ही चुके हैं, इसका ही बना लें SFD BMD और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को बराबर कर दें, तो वहां से कैलकुलेट कर लें। तो ये निकालें, तो ये इस बीम का मैं SFD बनाना आता ही, अभी बनाया सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था। तो इसका SFD आपका ऐसे आता है, कितना आया था, WL/2। तो ये इसका SFD था और ऐसे इसका BMD ड्रॉ किया था, ऐसे बना था। तो BMD में वैल्यू कितना था, WL²/8 पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को बराबर कर दो, तो WL/2 को बराबर कर दिया किसके, 12.5 के, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा बेंडिंग मोमेंट को बराबर कर दो, WL²/8 को बराबर कर दिया किसके, 20.83 के, सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दोनों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से W और L का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लें। देख लो फिर से, डिजाइनर कह रहा है कि ये बीम जो दिया था पुराना, इसको वो रिप्लेस कर रहा है दूसरा बीम से जिसमें आपका दैट यूडीएल है और लेंथ L है। तो कह रहा है उस बीम का W और L बताओ, अगर दोनों में सेम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है। तो क्वेश्चन आपके पास होगा ही, उसको आप पढ़ लोगे पहले पीडीएफ में। तो वही कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, इस बीम का SFD BMD बना दिया, ड्रॉ कर दिया और उसका SFD BMD बना दिया। तो ये एक्चुअली डिजाइनर कर क्यों रहा है, बिकॉज
मैक्सिमम वैल्यू सेम रख देगा, क्रॉस सेक्शन वही ले लेगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट जो मैक्सिमम थी उस भी केस में आ रही थी पुराने केस में, वही यहाँ आ जाएंगी, तो उसको मटेरियल चेंज नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट बच जाएगा। तो ये WL निकालना है, तो हमने दोनों के SFD बना दिए, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को बराबर कर दिए, यहाँ सॉल्व कर दिए, तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट इस साथ में जुड़ गया। तो अब ये पूरा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बन गया 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। नोट कर लो इसको। इसको यहां जब सॉल्व करोगे तो W आ जाएगा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ आ जाएगा 6.67 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप SFD BMD के 5 या 10 5 क्वेश्चन रखो बेस्ट क्वेश्चन, तो उन 5 बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है आपका 15 मार्क्स का। अब लेकिन ये पूछा है गेट के एग्जाम में 2 मार्क्स में, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है 2 मार्क्स में उसने काफी कैलकुलेशन नहीं करवाया, लेकिन खाली 4 BMD दिए थे कौन से सही है बनाओ। तो आप जरा सोचो हम ऐसे सॉर्ट आउट करने लग जाए तो क्वेश्चन चला जाएगा। इसलिए सारा टॉपिक हमको मालूम होना चाहिए। अभी है 15 नंबर क्वेश्चन, लेकिन गेट के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा था कि 4 डायग्राम दिए थे कि BMD कौन सा बनेगा सही, वो चेक करो। और अगर कन्वेंशनल की बात करें तो जो अगर 5 क्वेश्चन रखें बेस्ट, काफी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं होते। कॉन्सेप्ट की बात करें, क्वेश्चन वो अच्छा होता है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। एक बीम ले लो आप 6 मीटर की, उसमें UDL UVL पॉइंट लोड मूवमेंट 4 UVL लगा दो, करते रहो सुबह से लेकर शाम तक, तो वो क्वेश्चन अच्छा थोड़ी है। जहां पे कैलकुलेशन थोड़ी कम है, कॉन्सेप्ट बहुत सब अच्छे यूज हो रहे हैं, वो अच्छा क्वेश्चन होता है। तो इसलिए अच्छे 5 बेस्ट क्वेश्चन जो होंगे बीम के, उसमें से ये एक क्वेश्चन आ जाएगा दैट सब कॉन्सेप्ट अच्छे से लग रहा है। तो ये डायग्राम दिया है, तो ये बीम हमको दैट इसका हमको SFD में ड्रॉ करना, सॉल्व करें। तो ए पर फिक्स सपोर्ट हटा दिया, रिएक्शन आ गया, तो ये VA, ये HA तो 0 हो गया, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, और यहाँ पर ये MA, तो ये ऐसे लिया। तो सॉल्व करो तो VA ऊपर की तरफ प्लस ये ऊपर की तरफ कितना 1/2 W इंटू L, और ये नीचे की तरफ कितना 1/2 W इंटू L। तो यहाँ से VA कितना आ गया 0, तो 0 आ गया, 2 आ जाए, कुछ भी। अभी तक सब क्वेश्चन में 2 4 आता था, अब 0 आ गया, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड है लोडिंग के ऊपर। तो मूवमेंट के लिए मूवमेंट निकालो, तो ये सब यहाँ सेंट्रॉइड पे लगा और ये यहाँ सेंट्रॉइड पे लगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल, तो ये L है और ये कितना हो जाएगा L प्लस दैट इज L इंटू 2/3, तो 2L/3 दैट 5L/3। और सेम ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा L/3। यहाँ पेन रखो फिक्स सपोर्ट पे, ये कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन लिखे, तो इक्वेशन यहाँ से दैट ये एंटी क्लॉकवाइज इसका UVL का, सो -1/2 हाइट W बेस L, सेंट्रॉइड कितना 5L/3, दिस वैल्यू ऐसा है। वो A से B वाला UVL वो क्लॉकवाइज दे रहा है, सो प्लस 1/2 W इंटू L इंटू कितना L/3 प्लस MA कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, -MA = 0, ऐसे वैल्यू है। देख लो फिर से, फिक्स सपोर्ट पेन रखो यहाँ पे, ये यहाँ सेंट्रॉइड लगा एंटी क्लॉकवाइज 1/2 W इंटू L इंटू 5L/3, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव,
ये क्लॉकवाइज 1/2 W इंटू L/3, ये L/3 और प्लस माइनस एम इक्वल टू 0, एम एंटी क्लॉकवाइज वहां पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू आपकी आएगी -2/3 WL²। ऐसे ये वैल्यू, पहला स्टेप क्या होता है, सपोर्ट निकालना। तो अभी एम ए नेगेटिव आ गया, इसका नेगेटिव मतलब क्या है कि जो आपने ये एम ए की डायरेक्शन ली है इसको चेंज कर दो। आगे आप एसएफडी बीएमडी बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है, अभी पहला स्टेप सपोर्ट निकालना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें सब में एम ए पॉजिटिव आता था, तो जो डायरेक्शन लिया वही रख लिया। इस केस में आपका एम ए नेगेटिव आ गया, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो। मतलब क्या है कि यहाँ पर एम ए आपका क्लॉक वाइज, वहां एंटी क्लॉक लिया था तो क्लॉक वाइज हो गया 2/3 WL²। इस तरह से ए पॉइंट ये एम ए पॉजिटिव आ जाता तो जो डायरेक्शन ली थी वही रख लेते, ये एम ए नेगेटिव आ गया इसलिए डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये पहला स्टेप हुआ, इसके सपोर्ट निकाल दी। अब इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करें, तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी। अब बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बीम के स्टार्टिंग पॉइंट में डायग्राम एसएफडी में ऊपर या नीचे जाता है किससे, सपोर्ट एक्शन मिले या कंस्टेंट पॉइंट लोड मिले। अभी तक क्या था, हर क्वेश्चन में आपको सपोर्ट एक्शन मिलता था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट एक्शन वी 0 हो गया, सपोर्ट एक्शन है नहीं, कंस्टेंट पॉइंट लोड है नहीं। अब ये जो लग रहा है ये 5, ये W/m कंस्टेंट पॉइंट लोड थोड़ी है, किलो न्यूटन थोड़ी है, किलो न्यूटन पर मीटर है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इसका एरिया पूरा एक साथ प्लस माइनस होगा ए से बी में। ये किलो न्यूटन पर मीटर, ये किलो न्यूटन का डायग्राम। तो ए पर बीम के स्टार्टिंग पॉइंट पे एसएफडी में डायग्राम ऊपर नीचे तब जाता है या तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड हो या फिर सपोर्ट एक्शन हो। तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड यहाँ पे है नहीं, सपोर्ट एक्शन अभी तक आता था हर क्वेश्चन में, अब यहाँ पे वो भी नहीं है, 0 हो गया। तो 0 से स्टार्ट हुआ। तो ये ए पे एसएफडी ड्रॉ करें, तो देखो जरा ए पॉइंट पर अभी डायग्राम ऊपर नीचे तो मूव करेगा नहीं, क्यों, वहां पे है ही नहीं, वी का वैल्यू 0 है, तो 0 से स्टार्ट हुआ। अब ए का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, बी है। तो बस हर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो चेक करो ए से बी में, तो ये ए से बी में, ए टू बी चेक कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करो, तो ए टू बी कितना आएगा, ये ऐसे निकाल चेक कर रहे हैं। तो ये वी आता था वो तो 0 हो गया, और ये यूवीएल वाला पार्ट है ऐसे इस तरह से, यहां कट किया बी पे। तो ये पूरा समेशन कितना हो जाएगा, 0 प्लस -1/2 हाइट W बेस L, दिस वन। तो ए टू बी में कितना, WL/2 ऐसे आ गया। तो ए से बी में WL/2 माइनस आपका ऐसे बना, यहां से ए से बी में। अब देखो जरा ए से बी में यूवीएल है, वैल्यू तो रख दिया आपने, बचा शेप। शेप देखो जरा, ए पे लोड इंटेंसिटी कितना है, W है, नॉट 0। बी पे लोड इंडेक्स कितना है, 0, और यूवीएल है, शेप कैसा आएगा, 2 डिग्री कर्व। और डायग्राम नीचे पहले वैल्यू रख चुके हो आप WL/2 माइनस की, अब बस बीच का शेप बचा है, 2 डिग्री कर्व है। तो यहाँ पे स्लोप नॉट 0, क्यों, LA नॉट 0 है, यहाँ पे स्लोप 0। तो कैसे डायग्राम आएगा, यहाँ से डायग्राम आपका कुछ इस तरह से ऐसे बना। तो कितना, WL/2। यहाँ पे देखो टेंजेंट डालो ऐसे, तो यहाँ थीटा नॉट 0, क्यों, बिकॉज दैट इज LA नॉट 0। लोडिंग डायग्राम में LA लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है W। यहाँ देखो टेंजेंट डालो इस पॉइंट पर, तो यहाँ क्या है, थीटा का वैल्यू 0, क्यों, बिकॉज दैट इज LB, दैट LB का वैल्यू 0। तो यहाँ B पॉइंट वैसे बना, तो A से B यहाँ तक आ गया ऐसे। बस A से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट देखा B, उसकी वैल्यू पहले रख ही दी है, बीच का शेप जोड़ दिया, B तक आ गया। -WL/2 आया था, यहाँ से डायग्राम नीचे चला गया, प्लस आता ऊपर बना देते, इस तरह से आया। तो A से B डायग्राम ऐसे। फिर B के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, C है। C तो फ्री एंड है, यहाँ तो 0 ही होना है, पता ही पहले से, क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू ही निकालते हैं, C पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पहले रख दिया वैल्यू 0। अब बचा बीच का शेप। तो B से C में क्या है, लोडिंग डायग्राम में यूवीएल है, शेप कैसा आएगा, 2 डिग्री कर्व। अब यहाँ लोडिंग डायग्राम में देखो, B पे लोड इंटेंसिटी कितना है, 0, C पे कितना है, W, तो ये नॉट 0, यानी B पे स्लोप 0 और C पे स्लोप नॉट 0, और 0 पहले पता ही वैल्यू यहाँ 0 है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया है, कितना, 0। अब बचा बीच का शेप, तो यहाँ स्लोप 0, वहां स्लोप नॉट 0, तो यहाँ से डायग्राम आपका ऐसे ऊपर गया इस तरह से। तो ये नेगेटिव, तो ये क्या है, 2 डिग्री कर्व, एसएफडी दैट शेयर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री कर्व। तो ये एसएफडी। और वैसे भी देख लो जरा, लोडिंग डायग्राम में देखो, लोडिंग डायग्राम में ए से बी में लोडिंग डाउनवर्ड है, इसीलिए एसएफडी में ए से बी में डायग्राम नीचे जा रहा है। फिर बी से सी में लोडिंग अपवर्ड है, इसीलिए एसएफडी में बी से सी में डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लोडिंग डायग्राम में ए से बी में लोडिंग डाउनवर्ड है, इसलिए डायग्राम यहां से नीचे जा रहा है। और बी से सी में लोडिंग अपवर्ड है,
इसलिए डायग्राम ऊपर जा रहा है। तो कैसे भी चेक कर लो, इसे दिखा लिया। तो यहाँ पे दैट इस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट डाला या थीटा 0 है, तो यहाँ पे थीटा 0 इस तरह से। ऐसे यहाँ टेंजेंट डाला तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू नॉट 0। क्यों? बिकॉज दैट इज LC नॉट 0। तो ये इसका SFD WL/2। तो यहाँ से ऐसे इसका SFD ड्रॉ किया। नेक्स्ट BMD बनाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ये पे देखो फिक्स सपोर्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है फिक्स सपोर्ट, तो मूवमेंट आएगा। अब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव आ गया था इसलिए क्लॉकवाइज बन गया था। तो अब लेफ्ट टू राइट कैसा है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब यही हमें सपोर्ट एक्शन प्लस आया होता तो वैसे ही रख लेते, नेगेटिव आया तो चेंज कर दिया। अब लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज कैसा है? पॉजिटिव सैगिंग वैल्यू। तो 2/3 WL² ऊपर चला गया ऐसे यहाँ से। तो दिस वन 2/3 WL² ए पर। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी है। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट आपका बी। बी पे बस वैल्यू निकाल दो, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो बी पे देखो वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये क्लॉकवाइज 2/3 WL²। और यहाँ पे ये UVL लग रहा है इस तरह से, यहाँ कट किया कहाँ पे? बी पे। डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से डिस्टेंस है L। तो ये सारा का सारा सेंट्रॉइड पे लगेगा, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड पे ऐसे लगा। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L/3। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा? 2/3 WL² प्लस UVL -1/2 हाइट W बेस L, सेंट्रॉइड कितना? 2L/3। तो WL²/3 2/3 कितना बचा? WL²/3 दिस वन। तो ये यहाँ कैलकुलेट कर दी। तो ये कौन सा पॉइंट? बी पे निकाल लिया। तो ये बी पॉइंट था, बी पे कैलकुलेट कर दिया WL²/3। उसके बाद सी पॉइंट, सी पे वैल्यू पता ही हमको 0 है। और पूरा बीम पे ए से बी में लोडिंग कैसा है? UVL 3 डिग्री करवाएगा। बी से सी में लोडिंग कैसा है? UVL 3 डिग्री कर। अब बचा स्लोप। तो देखो जरा एक मिनट, ए पे शेयर फोर्स कितना आया? VA कितना है? 0। सी पे कितना शेयर फोर्स आया? VC कितना है? 0। और बी पे शेयर फोर्स कितना है? WL/2 नॉट 0। तो मतलब जो शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड वही BMD कर्व का स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप 0 आएगा, ऐसे कर्व का स्लोप यहाँ 0। अब यहाँ से कर्व ऐसे गया, उसके सी पे देखो स्लोप फिर 0 करना है, इसलिए यहाँ पे कर्व आपका ऐसे गया और फिर आपको कर्व को फिर टर्न देना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। क्यों? बिकॉज स्लोप को 0 करना है ऐसे। अगर आपने पूरा कर्व एक तरफ ऐसे बना दिया होता तो सी पे टेंजेंट हो जाता, थीटा नॉट 0 हो जाता, तो ये गलत हो जाता। इसलिए कर्व देखो कैसे बना, ये कर्व यहाँ से ऐसे आया और फिर ये टर्न फिर दिया बीच में। क्यों? बिकॉज यहाँ थीटा 0 करना। तो ये बी पे वैल्यू कितनी आई है? WL²/3। तो यहाँ टेंजेंट डालो कैसा? थीटा का वैल्यू 0। क्यों? बिकॉज VA 0। ऐसे यहाँ टेंजेंट डालो, पैरेलल जा रहा है, तो थीटा C का वैल्यू 0। क्यों? बिकॉज दैट इज VC 0। ऐसे यहाँ टेंजेंट डालो, इंक्लाइंड आएगा टेंजेंट, तो यहाँ कितना है? थीटा दैट नॉट 0। क्यों? बिकॉज दैट इज VB का वैल्यू नॉट 0 इस वैल्यू। इसलिए प्लस ये दैट 3 डिग्री कर, तो ये इसका BMD ऐसे बना है। तो कर क्या रहे हैं? बस हर पॉइंट पर हर क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज निकाल दिया, बीच का शेप बना दिया, जहां भी कर्व आया वहां स्लोप से चेक कर लिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट पूरा कैलकुलेशन एक अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देख लो फिर से एक बार। सबसे पहले सपोर्ट एक्शन निकाल लें, तो VA ऊपर की तरफ प्लस 1/2 WL ऊपर की तरफ इक्वल टू 1/2 WL नीचे की तरफ। तो VA कितना आ गया? 0। कल को 2 आ सकता, अभी तक सारे क्वेश्चन में 2 आता था, 4 आता था, इस बार 0 है। मोमेंट चेक करो, यहाँ पेन रखो, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। सो -1/2 W इंटू L, इतना डिस्टेंस कितना है? 5L/3। ये क्लॉकवाइज 1/2 W इंटू L इंटू कितना? L/3 और प्लस माइनस MA 0। तो यहाँ से हमें सॉल्व किया तो हमें क्या वैल्यू? -2/3 WL²। हमें नेगेटिव आया है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दिया। हमें पॉजिटिव आता है तो यही डायरेक्शन रख लेते, हमें नेगेटिव आया तो डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ से क्लॉकवाइज आ गया, ऐसे हो। ना इसका SFD ड्रॉ करें, तो ए से स्टार्ट किया। ए पॉइंट पे क्या है? शेयर फोर्स ए पे VA। अब आप SFD बना रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो सपोर्ट एक्शन मिले या फिर कंसर्न पॉइंट लोड हो। अब ए पे कंसर्न पॉइंट लोड तो है नहीं, क्योंकि वो UVL का पार्ट है, W kN/m डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो तो, और सपोर्ट एक्शन में 0 हो गया, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ। अब ए का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी है। बी पे निकाल लो, चेक कर लो कितना वैल्यू। तो बी पे कितना आ रहा है? ये 0 प्लस -1/2 W इंटू L, नेगेटिव आ रहा है। तो पहले नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया।
अब बचा बीच का शेप, ए से बी में यूवीएल, लोडिंग डायग्राम में कैसा यूवीएल है तो कैसा शेप आएगा 2 डिग्री कर्व। बचा स्लोप। अब देखो जरा, ए पे लोड इंटेंसिटी कितना है W, बी पे कितना है लोड इंटेंसिटी 0, मतलब बी पे स्लोप 0, ए पे स्लोप नॉट 0, इसलिए यहां पर कर्व आपका इस तरह से बना। यहां टेंजेंट डाला थीटा नॉट 0, यहां टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल थीटा 0, तो ये कर्व ऐसे आया। बी तक हो गया। बी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? सी है। सी तो फ्री एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वहां वैल्यू 0 होना ही है, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सी पे 0 पहले वैल्यू रख दिया। बीच का शेप, तो सी पे लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ स्लोप नॉट 0, टेंजेंट इंक्लाइंड है, बी पे स्लोप 0, इसको मिला दिया। ठीक है, चेक कर लो आपका ये लोडिंग डायग्राम दिया था, इसमें क्या है, ए से बी में लोडिंग डाउनवर्ड है, इसीलिए एसएफडी ए से बी में डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है। फिर बी से सी में लोडिंग अपवर्ड है, इसलिए डायग्राम इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये हो गया इसका एसएफडी। ना इसका बीएमडी ड्रॉ करें। बीएमडी में क्या है कि ए पे फिक्स सपोर्ट है तो मूवमेंट आएगा। अब लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज है, 2/3 WL² ये दिखा है, तो लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव सेकंड वैल्यू, इसलिए डायग्राम ऊपर चला गया। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी है। बी पे चेक करो, 2/3 WL² प्लस -1/2 W इंटू L इंटू 2L/3, कितना आ रहा है WL²/3, वही वैल्यू रख दिया यहाँ पर। बी के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? सी है। सी पे वैल्यू 0 ही होना है, क्यों? फ्री एंड पॉइंट है। अब यूवीएल शेप कैसा आएगा? 3 डिग्री कर्व। अब बचा स्लोप, तो VA 0 है, यहाँ पे VC 0 है, VB का वैल्यू आपका नॉट 0 है, तो यहाँ स्लोप 0 ए पे, यहाँ बी पे स्लोप नॉट 0, सी पे 0। तब देखो जरा, यहाँ कर्व ऐसे बनाया 3 डिग्री, फिर यहाँ कर्व को आपने टर्न दिया, क्यों? यहाँ थीटा 0 करना है, नहीं तो अगर आप ऐसे ही कर्व बना देते पूरा तो यहाँ थीटा 0 होता ही ना सी पे, इसलिए गलत है। तो यहाँ कर्व ऐसे बना, फिर टर्न दिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा सी पे टेंजेंट को पैरेलल करना, तो ऐसे डायग्राम आया। तो जो मर्जी डायग्राम नहीं बना दिया, ध्यान रखना हर चीज का। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा कॉन्सेप्ट, पूरे सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का, इतना कैलकुलेशन 2 मार्क्स नहीं है, 15 नंबर का। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव में गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसमें क्या था, बीम दिया था, 4 फिगर दिए हुए थे डायरेक्ट, कि 4 में से कौन सा सही फिगर है बीएमडी का, तो ये फिगर था, उसको वहां पे स्लोप कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं, इसलिए 2 नंबर में गेट में पूछा। लेकिन गेट का ये बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बाकी सब क्वेश्चन जितने गेट में है उससे लेवल कम ही है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है आज तक का गेट का, 2 मार्क्स में पूछा है, 4 बीएमडी में, बाकी सब में कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तीसरे से किया। सो नोट कर लो, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका दैट फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का, काफी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन। अब लेकिन है तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन, लेकिन अगर किस ऑब्जेक्टिव में देखें, ईएस के ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई रिपीट हुआ है उसका रिजल्ट, तो इसी क्वेश्चन का रिजल्ट यूज हुआ है। मतलब पहले पीएसयू एग्जाम जो गेट, अब तो पीएसयू एग्जाम गेट के थ्रू कर दिए, जो पहले पीएसयू एग्जाम अलग होते थे, तो यही क्वेश्चन के 2-3 बार रिजल्ट भी पूछ लेता था, तो इसलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ईएस के ऑब्जेक्टिव के लिए, या पहले पीएसयू एग्जाम जो कभी अभी भी कोई पीएसयू एग्जाम अलग बनता है कभी, गेट के थ्रू नहीं है, तो ये क्वेश्चन रहता ही है, तो इतनी बारी क्वेश्चन को रिपीट किया। तो अब लेकिन पूरा कैलकुलेशन करना, 20 मार्क्स का फुल क्वेश्चन है, और अभी इस साल दैट
लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर में यही सेम इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन लोडिंग चेंज करके पूछा है कन्वेंशनल में, ईएसए कन्वेंशनल में 20 मार्क्स। तो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर एंड कन्वेंशनल बोथ, दोनों के लिए। तो ये अब ओवरहैंग बीम है, डबल ओवरहैंग बीम दिया हुआ है, तो बिटवीन द सपोर्ट एल मीटर, ये ए ओवरहैंग पोर्शन ए मीटर इधर, ए मीटर उधर। 3 डिफरेंट कंडीशन है। पहले बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन जब एल ग्रेटर देन 2 है, सेकेंड कंडीशन जब एल इक्वल टू 2 है, और थर्ड जब एल लेस देन 2 है। इन तीनों कंडीशन में हमको इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन कोई भी है, सब में कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है हमको, उन पॉइंट से वैल्यू निकालते जाते हैं, बीच का शेप जोड़ दिया, स्लोप चेक कर लिया, कैलकुलेशन बढ़ती जाए कम होती है, कैलकुलेशन कम है तो ऑब्जेक्टिव हो गया, बढ़ गया तो कन्वेंशनल हो गया। तो पूरा सॉल्व करना है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। तो देखो जरा, बीम कैसा है, सिमेट्रिक है, मिड पे वर्टिकल लाइन डालो, मिरर इमेज है, सिमेट्रिक बीम है, तो सपोर्टेक्शन इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे VB, ये VC ऐसे लिया, तो सपोर्ट एक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो यहां से VB दैट इक्वल टू VC कितना 1/2, कितना W इंटू L प्लस 2, हाफ ऑफ वैल्यू 1/2 W L प्लस 2। तो वैल्यू मिल गई, आप डायग्राम ड्रॉ करें। सो अब देखो जरा, A स्टार्टिंग पॉइंट है, ABCD 4 क्रिटिकल पॉइंट है, उससे मतलब है। अब SFD ड्रॉ करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो सपोर्ट एक्शन हो या कंसर्न पॉइंट लोड हो, तो उससे डायग्राम ऊपर नीचे जाता है SFD में। अब A पे ना तो कंसर्न पॉइंट लोड है, क्यों, बिकॉज ये तो डिस्टेंस W किलोमीटर पर मीटर का है। ये कैसा लोडिंग होगा, ऐसे UDL है आपका, ऐसे इस तरह से है, इस तरह से। तो ये तो W किलोमीटर पर मीटर है, ये कोई W किलोमीटर थोड़ी है। तो A पे सपोर्ट एक्शन नहीं और A पे कोई कंसर्न पॉइंट लोड भी नहीं, तो यानी 0 से स्टार्ट होगा। तो SFD जब ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो कंसर्न पॉइंट लोड हो या सपोर्ट एक्शन, तब डायग्राम ऊपर नीचे मूव करता है। तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वही करें, तो इसका SFD ड्रॉ करें, शेप डायग्राम बनाए। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट है ABCD SFD के लिए, बस उन्हीं से मतलब है हमको। तो A पे क्या 0 से स्टार्ट हुआ। अब A के बाद क्या क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, B है। तो A to B देखो जरा, तो A to B अगर हम चेक करें तो A पे 0 से स्टार्ट हुआ प्लस W किलोमीटर पर मीटर है, तो A से 1 मीटर आगे जाओगे W डाउनवर्ड, A में कितना W इंटू A डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड लोडिंग है इसलिए माइनस हो गया, तो माइनस W है। तो A से B में कितना वैल्यू आ गया, माइनस W है। तो B पे माइनस W है, नीचे आ गया, पहले वैल्यू रख दिया, प्लस W होता तो ऊपर चले जाते, पहले वैल्यू रख दिया। बीच का शेप UDL है लोडिंग डायग्राम में, तो शेप कैसा है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो यहां से जोड़ दिया ऐसे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये W इंटू A ऐसे आया, B बन गया। अब B पे क्या है, सपोर्ट एक्शन है VB, कितना है W/2 L प्लस 2 है। तो अब मान लो ये फॉर एग्जांपल मान लो -3 आ गया और सपोर्ट एक्शन 10 का हो, तो 7 ऊपर जाएगा, तो 10 - 3 वही कर दे रहे हैं। तो B से C में देखो जरा, B पे W/2 L प्लस 2A का सपोर्ट एक्शन है, और माइनस कितना, माइनस ये WA हो गया, तो माइनस WA कितना होगा, ये WL/2 प्लस WA माइनस WA कितना आ रहा है, WL/2। तो यहाँ से सपोर्ट कैलकुलेट कर दिए। जैसे मान लो ये -3 था, 10 का सपोर्ट एक्शन होता तो 10 ऊपर जाता तो यानी 7 पे पहुंचता। सेम ऐसे WA है माइनस में, सपोर्ट एक्शन कितना है, W/2 L प्लस 2A का कितना आ गया, WL/2। तो यहाँ से डायग्राम सपोर्ट एक्शन से दैट ऊपर गया डायग्राम, तो ये कितना WL/2। तो ये पॉइंट कौन सा है, दैट B पॉइंट, A के बाद B पॉइंट, B मिल गया। अब B के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, C है। तो B to C चेक करो, तो B to C देख रहे हैं, B की वैल्यू कितना है, WL/2, और B से C में कितना डिस्टेंस है, L मीटर डिस्टेंस है। तो B से 1 मीटर आगे जाओगे, W नीचे, 2W, L पे WL नीचे, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस WL। B से C में कितना आएगा, माइनस WL/2। तो B to C में आपका दैट माइनस WL/2, तो वही रखे। तो B से C दैट माइनस WL/2। अब ये W ज्यादा नीचे है, WL/2 ज्यादा नीचे, उससे मतलब नहीं है, बस प्लस माइनस सही होना चाहिए। वो तो अगर वैल्यू डिजिट देगा तो वहां चेक कर लेंगे 10 है कि 3 है। तो ये आपका B से C में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा, L/2 0 टच किया, उसके बाद माइनस WL/2, तो ये क्या हो गया, दैट C पॉइंट। तो यहां तक ऐसे आया, C तक C हो गया। उसके देखो जरा, C पे फिर से सपोर्ट रिएक्शन है, VC का वैल्यू,
तो फिर ये ऊपर जाएगा, कितना होगा W/2, इसी माइनस कर दो, तो W/2 L + 2A माइनस कितना WL/2, सो WL/2 प्लस WA माइनस WL/2 कितना आ रहा है यहाँ से WA, तो जो आएगा वो रख देंगे। सपोर्टेशन मिला तो यहाँ से सपोर्टेशन मिला WA ऊपर चला गया, तो यहाँ से आपका फिर W, ये वैल्यू आ गया। ये पॉइंट कौन सा है C, अब C पे मिल गया, C का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है D है। फिर C to D चेक कर लो, तो C to D, C पे WA आ चुका है और प्लस C से D में कितना है, ये W किलोमीटर सेम, 1 मीटर में W नीचे C से, A में W इंटू A डाउनवर्ड है इसलिए माइनस W, तो माइनस W कितना आ रहा है 0, तो लास्ट में 0 आ रहा है D पे एंड पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्रॉस चेक हो गया कि सही है। मतलब क्या है, अगर आप बीच में कुछ भी मिस्टेक करोगे तो लास्ट में 0 मिलेगा ही नहीं, इसलिए एग्जाम में नंबर नहीं कट रहा। क्यों, अगर आपने कुछ बीच में मिस्टेक किया तो लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, तो हम चेक कर लेंगे कहाँ मिस्टेक हो गया, तो गलत नंबर नहीं कट सकता, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो 0 मिलेगा ही नहीं, सही कर लेंगे कहाँ गलती हुआ। तो WA 0 आ गया और UDL है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यहाँ डायग्राम आपका ऐसे, तो C से D, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये इसका हो गया SFD शेप फॉर डायग्राम। ये मान लो ये आपका K पॉइंट है, E पॉइंट कोई भी ले लो, तो ये इसका SFD बन गया। तो अब इसका BMD ड्रॉ करें, बेंडिंग डायग्राम। तो अब SFD साइन चेंज हुआ है K पॉइंट पर, तो K भी एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा BMD के लिए। तो BMD बनाए, A से स्टार्ट किया। अब देखो जरा, बीम के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर अगर कोई फिक्स सपोर्ट नहीं और अगर कोई कंस्टेंट मूवमेंट लोड नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0। अब A पे क्या है, A पे ना तो कोई फिक्स सपोर्ट है ना कोई कंस्टेंट मूवमेंट लोड है, यानी वैल्यू 0, तो A से 0 से स्टार्ट हुआ वैल्यू। बस हम हर क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, उसके बाद बीच का शेप जोड़ दे रहे हैं। तो A पे वैल्यू कितना है, A पे वैल्यू 0, A के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है B पे निकालना है, तो B पे कैलकुलेट करो, तो ये पॉइंट है आपका B, ये C D, तो A के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है B है, B पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो B पे निकालें। देखो जरा, तो ये UDL है, यहाँ पे ऐसे लगा, B पे कैलकुलेट करें, ये UDL है B तक का, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना यहाँ से, ये पॉइंट था, ये B है, ये डिस्टेंस है, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना माइनस WA इंटू A/2, तो माइनस WA²/2 आ रहा है। यहाँ B पेन रखो, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस WA इंटू A/2, तो यहाँ वैल्यू कितना आया माइनस WA²/2। सबसे पहले B क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया। अब बनाएंगे बीच का शेप, तो शेप देखो जरा, A पॉइंट, A पर शेयर फोर्स का वैल्यू कितना है VA 0, B पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है लेकिन B पे शेयर फोर्स 0 नहीं है। कहीं शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, उसके DX लेफ्ट राइट देखा, वहां चेक किया, देखो जरा B पर आपका लेफ्ट साइड कितना है माइनस WA और राइट पे कितना है WL/2, कहीं भी 0 वैल्यू नहीं है, ये माइनस WA। शेयर फोर्स वैल्यू 0 इस तरह से होती है, डायग्राम ऐसे किया, ऐसे कर्व जा रहा है आपका, ये मान लो B पॉइंट है, इसके DX लेफ्ट राइट कितना है, ये 0 वैल्यू है। B पे शेयर फोर्स कितना है, इसके DX लेफ्ट पे W है, राइट पे, आप दोनों में जो ज्यादा होगा उससे आगे स्ट्रेस निकालेंगे। शेयर फोर्स डायग्राम क्यों बनाते हैं, बिकॉज आगे जाके हमको इससे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो कभी भी किसी पॉइंट चेक करना है आपको शेयर फोर्स कितना है, तो उसका DX लेफ्ट राइट देखो, उसमें जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो उससे स्ट्रेस कैलकुलेट करो। कर्व अगर आपका ऐसे जा रहा हो इस तरह से, तो ये वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है बट वैल्यू 0 नहीं है, दैट 20 पॉइंट पे दैट दोनों में जो मैक्सिमम होगा उससे स्ट्रेस निकालेंगे, खैर उसको देखेंगे आगे। तो कभी भी कहीं शेयर फोर्स बेंडिंग निकालना है तो उसके पॉइंट के DX लेफ्ट राइट दोनों देखो, दोनों में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उससे आगे स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, खैर जब वो आएगा तब देखेंगे। तो B पॉइंट पे निकालें, कैलकुलेट करें, ये वैल्यू आई थी WA²/2, तो A पे शेयर फोर्स 0 है, B पे नॉट 0 है और UDL है 2 डिग्री कर्व बनेगा, तो A पे शेयर फोर्स 0, यहाँ स्लोप 0 करना पड़ा, यहाँ स्लोप 0 नहीं है, तो कैसे डायग्राम आएगा, तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे इस तरह से बना, इस तरह से, यहाँ टेंजेंट डाल दो, पैरेलल जा रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ क्या है थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0 क्यों, बिकॉज दैट इज अ VA का वैल्यू 0। यहाँ पे देखो कितना वैल्यू है W, दैट कैलकुलेट किया WA²/2, तो ये WA²/2, तो ये 2 डिग्री कर्व, यहाँ थीटा नॉट 0, थीटा नॉट 0 क्यों, बिकॉज दैट इज अ VB नॉट 0, बिकॉज दैट इज अ VB नॉट 0, यहाँ थीटा नॉट 0 ऐसा है।
बी हो गया। अब बी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? के है, सी नहीं है। क्यों? के पे साइन चेंज हो रहा है। जहां जहां एसएफडी का साइन चेंज होता है वो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट है बीएमडी ड्रॉ करने। एक भी क्रिटिकल पॉइंट छोड़ नहीं सकते। तो अब के पे कैलकुलेट कर लें। तो देखो जरा, कैलकुलेट करें के पे। तो ये यूडीएल ऐसे, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन कितना, W/2 L+2A का, W/2 L+2A। यहां कट किया के पे। ये डिस्टेंस यहां से कितना है पूरा, ये डिस्टेंस है A+L/2। ये पॉइंट है, ये बी है, ये के पॉइंट। ऐसे कैलकुलेट कर। हर क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकालना है तो के क्रिटिकल पॉइंट है बीएमडी के लिए, वही चेक कर रहे हैं। तो ये सारा यूडीएल सेंट्रॉइड पे लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। यहाँ जहां मूवमेंट निकालना वहां पेन रखो, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कितना होगा, W/2 L+2A माइनस कितना, यूडीएल कितना, W का डिस्टेंस कितना है A+L/2, सेंट्रॉइड कितना है A+L/2 का बाई 2, दिस वैल्यू। अब देखो जरा ये वैल्यू जैसे यहाँ तो आया, यहाँ पे पॉज कर दो वीडियो आपने और ये खुद से सॉल्व करो। ये नहीं बस हमने यहाँ लिख दिया वही चेक कर लिया, खुद से सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो वहीं पे, क्योंकि प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी, एग्जाम में कौन करेगा, तो करना पड़ेगा। तो जब ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा W/8 L² - 4A²। इसको आपने सॉल्व किया तो W/8 L² - 4A²। अब देखो जरा स्टार्टिंग में क्या दिया था कि ये बीम दिया था, ये 3 डिफरेंट कंडीशन है, इसमें हमको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। तो अब देखो जरा वहां पे लास्ट में वैल्यू कितना है, W/8 L² - 4A²। तो जब पहला कंडीशन है L > 2A, 3 कंडीशन है L > 2A, L = 2A और L < 2A। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल पहला केस में बना रहे हैं हम L > 2A के लिए डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ये वैल्यू निकला बेंडिंग मोमेंट का के पॉइंट पर, तो जब L > 2A है तो ये 4A² से ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। जब वहीं L = 2A है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब वहीं L < 2A है तो यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये करें तो L > 2A तो वैल्यू पॉजिटिव हो गया, तो डायग्राम यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से डायग्राम आपका ऐसे ऊपर की तरफ गया, 2 डिग्री कर्व ऐसे आया, कितना, W/8 L² - 4A²। तो यहाँ डायग्राम आपका ऐसे बना। ये पॉइंट कौन सा है, के। अब देखो जरा ए से लेके के तक आधा डायग्राम तो बन ही गया, बीम सिमेट्रिक है तो बीएमडी सिमेट्रिक बनेगा, तो आधा बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधे सिमेट्रिक बना देंगे, इसी का मिरर इमेज। तो यहाँ से डायग्राम आपका ऐसे आया नीचे, तो ये WA²/2, उसके लास्ट में डायग्राम आपका ऐसे इस तरह से। अब यहाँ पे यूज कर दिया, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है। तो घर पे अब जब इसको लिखा है तो ये वैल्यू आपको चेक करना है, ये पॉइंट कौन सा है, सी, कि यहाँ पे वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं। तो सेम सी पे आप ऐसे ही कट करोगे, पूरा कैलकुलेशन करके देखोगे इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ये आपको खुद से करना है। आपको कहा मैंने करने के लिए, आपने नहीं किया, तो आप ये मत समझो कि आपने नहीं किया तो किसी ने नहीं किया, आपके साथ में जो बगल में चेयर में स्टूडेंट बैठता था वो कर रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। या तो आप सबको रोक दो कि भाई कोई नहीं करेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ये आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। ऐसे निकालोगे कि आपका सी पॉइंट पर कि W²/2 नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना है आपको। ये वैल्यू आ गया सी पर, सी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, डी। मिरर इमेज बनी गया तो डायग्राम आ गया, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया दैट इसका बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम L > 2A के लिए। तो L > 2A के लिए डायग्राम बना दिया। ऐसे ही दूसरा कंडीशन क्या है, L = 2A, तो L = 2A में यही 0 हो जाएगा, तो वही डायग्राम ड्रॉ करें। तो L = 2A, तो डायग्राम कुछ आपका ऐसा आया, ये W²/2 ये 0 को टच करेगा, और सिमेट्रिकल बीम तो है ही, तो मिरर इमेज बनेगा, तो WA²/2 नेगेटिव नेगेटिव। तो ये L = 2A के लिए डायग्राम ऐसे बना। ये के पॉइंट है, ये पॉइंट सेम ऐसे ही L < 2A के लिए बनाए, तो L < 2A, तो देखो जरा L जब < 2A है तो ये वैल्यू 4A² से कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो डायग्राम आपका नेगेटिव में रहेगा। तो शेप कुछ आपका ऐसे, ये कितना, WA²/2 तो ये कितना, W/8 L² - 4A² नेगेटिव। तो पूरा डायग्राम आपका नीचे की तरफ ऐसे बना। तो यानी तीनों केस के बीएमडी आपके अलग अलग बन रहे हैं, ऐसे बना है। लेकिन अब देखो जरा तीनों केस में एसएफडी सेम बनेगा, क्यों, बिकॉज एसएफडी में कोई L - A का टर्म नहीं है, तो ये डायग्राम एसएफडी सेम ऐसे ही बनेगा तीनों केस का, बट बीएमडी तीनों केस के अलग अलग है, इस तरह से है।
अब देखो जरा, इस केस में कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है, जहां बीएमडी का साइन चेंज होता है, तो एक ये साइन चेंज हो रहा है, एक ये साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इस केस में आपका 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, तो दैट 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, इस केस में आपका दैट 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। इस केस में कितना कॉन्ट्रा फ्रैक्चर है? एक भी नहीं है। क्यों? साइन चेंज नहीं हो रहा। क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर मिलेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आना चाहिए। इसमें क्या डायग्राम रिफ्लेक्टेड शेप पूरा नेगेटिव बनेगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था? सैगिंग से हॉगिंग या हॉगिंग से सैगिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसलिए यहाँ पे एक भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर नहीं है। जीरो को टच किया, साइन चेंज होना चाहिए, तभी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। ऐसे इस केस में भी कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर नहीं। अब लेकिन जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें ऐसे लिख देता है जीरो बेंडिंग मोमेंट, नील बेंडिंग मोमेंट, तो वो हम समझ जाएंगे कि उसका मीनिंग वही है। लेकिन जब इंटरव्यू पूछेगा तो पूरा क्लियर एक्सप्लेन कर देंगे, साइन चेंज होना चाहिए, तभी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। सैगिंग से हॉगिंग और हॉगिंग से सैगिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस केस में 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, इस केस में एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं, तो ये तीनों केस के बीएमडी बन गए। अब इतना कैलकुलेशन, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, कन्वेंशनल क्वेश्चन है पूरा सॉल्व करना, लेकिन अब जो इसके रिजल्ट आए उसको हम डायरेक्टली याद रख लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी। और यही कॉन्सेप्ट पे सेम इसका यूज करके अभी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, दैट 20 मार्क्स का। देख लो फिर से एक बार। सबसे पहले बीम सिमेट्रिक था, क्वेश्चन पूछा क्या है कि एक डबल ओवरहैंग बीम दिया हुआ है और बोला है कि 3 डिफरेंट कंडीशन है, इसमें आपको इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। तो पहले बीम सिमेट्रिक था, सपोर्टेशन इक्वल हो जाएगा, तो वीबी इक्वल टू वीसी 1/2 WL+2। नाउ एसएफडी ड्रॉ करें, तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया। एसएफडी में स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, या तो कोई सपोर्टेशन हो या कंस्टेंट पॉइंट लोड हो, तभी डायग्राम ऊपर नीचे जाता है। तो ना तो सपोर्टेशन है ए पर, ना कंस्टेंट पॉइंट लोड है, ये तो यूडीएल है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का पार्ट। तो इसलिए आपका दैट 0 से स्टार्ट हुआ, ए पर 0 से स्टार्ट हुआ। अब ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी। ए टू बी चेक कर लो, तो 0 हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, डाउनवर्ड, ए से 1 मीटर आगे जाओ, W डाउनवर्ड, ए में W इंटू ए, डाउनवर्ड है इसलिए -W है। तो पहले नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया। अब बीच का शेप यूडीएल था, कैसा शेप आएगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जोड़ दिया ऐसे। फिर देखो जरा, यहाँ बी पे सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन से ऊपर जाएगा डायग्राम, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो अभी मान लो -3 है, ये मान लो 10 है, तो 10 3 7 हो जाएगा, वही लिखा है। ये 10 में से 3 माइनस कर दिया, W/2L+2 है -W, तो WL/2 प्लस W है, यहाँ से इतने वैल्यू आ गया WL/2। बी के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? सी है। बी से सी देखो जरा, बी से 1 मीटर आगे जाएगा, W डाउनवर्ड, 2 में 2W, L में कितना? W इंटू L डाउनवर्ड, तो -WL/2, ये WL/2 था बी पे, प्लस -WL, इतना -WL/2। सो बी से सी में आपका दैट W -WL/2, तो L/2 पहले 0 हुआ, उसके बाद माइनस चला गया बी से सी तक। फिर सी पे देखो जरा, सी पर आपका सपोर्ट एक्शन था BC, W/2L+2A का, फिर यहां से W/2L+2A -WL/2, तो वही किया, तो W इतना वैल्यू आया W है। फिर सी पे देखो जरा, सी से डी में फिर A मीटर डिस्टेंस है, तो सी से 1 मीटर आगे जाओगे, W डाउनवर्ड, A में W इंटू A, तो वही लिखा है WA प्लस -WA, 0 आ रहा है, और लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब क्रॉस चेक है कि सब कुछ सही किया। कुछ भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो 0 मैच ही नहीं करेगा, तो यहाँ जोड़ दिया, यूडीएल था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। नाउ बीएमडी ड्रॉ करें, ए से स्टार्ट किया, तो बीएमडी बनाना है, तो बीम के स्टार्टिंग पॉइंट पे ए पर ना तो कोई फिक्स सपोर्ट है, ना कोई कंस्टेंट मोमेंट लोड है, तो वैल्यू कितना? 0 से स्टार्ट हो। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? ए का क्रिटिकल पॉइंट बी है, तो वहां निकाल दिया वैल्यू। यहाँ पेन रखो, कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, हॉगिंग वैल्यू -W A इंटू A/2, W² पहले वैल्यू रख दिया। अब बाद में बीच का शेप, तो यूडीएल है, शेप कैसा? 2 डिग्री कर्व। अब ए पे शेयर फोर्स 0 है, ये 0, बी पे 0 नहीं है कहीं पे भी, DX लेफ्ट पे W है, राइट पे WL/2, साइन चेंज हो रहा है बट वैल्यू 0 नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पर इस तरह डायग्राम जब तब 0 वैल्यू होता है, साइन चेंज है बट वैल्यू 0 नहीं। तो वही बी पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 नहीं, इसलिए स्लोप नॉट 0, इसलिए यहाँ स्लोप नॉट 0, थीटा नॉट 0। यहाँ पे कर्व ऐसे बना, यहाँ टेंजेंट डालोगे पैरेलल जाएगा, थीटा 0। बी पे आ गया, बी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? के है। के कितना कैलकुलेट कर दो, के पे निकाल लें। यहाँ पेन रखो, कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, W/2L+2A इंटू कितना? W/2L+2A। यहाँ देखो जरा, W/2L सपोर्ट एक्शन इंटू डिस्टेंस, यहाँ से इतना, ये डिस्टेंस कितना है? ये आपका A+L, यही था, तो L/2,
तो W/2 L+2A इंटू डिस्टेंस कितना है L/2 माइनस W/2 L+2A इंटू डिस्टेंस यहां तक कितना L/2, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां तक कितना था A। तो सॉल्व किया होगा तो आपने गलतियां दिख गया होगा, इसलिए सॉल्व करना है, वहां पता चलता है मिस्टेक क्या होगा। W/2 L+2A इंटू दैट कितना डिस्टेंस L/2 प्लस यूडीएल का एंटी क्लॉकवाइज माइनस WA + L/2 और डिस्टेंस A + L/2/2। तो जब सॉल्व करोगे इतना वैल्यू बनेगा, यहां से इतना वैल्यू आया W/8 L² - 4A। अब देखो जरा, तीन कंडीशन था L > 2A, तो जब L > 2 है तो ये 4A² ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, L = 2 पे ये 0 हो गया, L < 2 पे नेगेटिव हो गया। तो वही L > 2 के लिए पॉजिटिव हो गया तो डायग्राम यहां से ऊपर चला गया, आधा बन ही चुका है। बीम सिमेट्रिक है तो BMD सिमेट्रिक, तो आधा और बना दिया, मिरर इमेज सेम ऐसे। तीनों केस में BMD सिमेट्रिक है, आपका देख लो। इस केस में L = 2 पे 0 हो गया, यहाँ L = 2 में नेगेटिव वैल्यू आ गया। इस केस में दो जगह पॉइंट साइन चेंज हुआ है, तो ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर। अभी क्या, जब हम इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे, सबसे अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सबसे लास्ट में इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे MX का। तो जब पॉइंट MX का इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, MX की इक्वेशन लिख के उसमें 0 कर दिया करेंगे, तो वहां से इसकी पोजीशन निकल जाएगी कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर। तो उसको भी आगे देखेंगे। सेम इस केस में कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर नहीं, क्यों, साइन चेंज होना चाहिए, साइन चेंज मिलना चाहिए, क्योंकि तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, सैगिंग से हॉगिंग या हॉगिंग सैगिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे लिखता है निल बेंडिंग मोमेंट या जीरो बेंडिंग मोमेंट, मतलब इसका यही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है। बट इंटर में पूछेगा तो बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन कर देंगे, साइन चेंज होना चाहिए। तो ये इसका BMD, तीनों केस का SFD यही सेम बनेगा, क्योंकि बिकॉज SFD में कहीं पे भी, ये जो SFD ड्रॉ किया है इसमें कहीं पे L - A का टर्म नहीं है। ये डायग्राम तीनों केस का SFD सेम, BMD अलग अलग हो। अब ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कन्वेंशनल। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे, तो वो भी इसको देखेंगे। पहले आप यहां तक इतना नोट कर लो। तो अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है, तब इसके रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिव के लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये पहले निकालना है, उसके बाद इसको डायरेक्टली याद ही रखना है आपको, रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो देखो जरा, ओवरहैंग कितना है, A है, A इस साइड है, L लेंथ है आपका बिटवीन द सपोर्ट। तो जब आपका L = 2A था सेकंड केस, तो उस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे 0 आया था। तो ये डायग्राम बनाया है BMD। तो जब आपका L = 2A है तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे 0 है। तो जरा देखो, चेक करें। तो जब आपका L = 2A है तो अगर हम दोनों साइड का ओवरहैंग कितना परसेंटेज वो निकाले, तो परसेंटेज ओवरहैंग दैट ऑन ईच साइड कैलकुलेट करें। तो L = जब 2A था उस केस में, L = 2A, तो एक साइड का ओवरहैंग कितना है A, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L = 2A है तो 2A 3A 4A, टोटल लेंथ कितना हो गया 4A इंटू 100, तो कितना आ रहा है 25%। तो परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईच साइड कितना है 25% जब L = 2A था। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जब आपका ईच साइड का ओवरहैंग 25% है तब उस केस में बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे 0 आया है। तो अब ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो लिख लो इस पॉइंट को, इसको कॉपी पे वहीं पे क्वेश्चन के बाद वहीं पे लिख लो। लिखो इसको, फर्स्ट नंबर डाल के लिखो, फर्स्ट नंबर, इफ परसेंटेज ओवरहैंग on each side, if percentage overhang on each side is 25%, percentage overhang on each side is 25%, ब्रैकेट में L = 2A, ब्रैकेट क्लोज, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी 0, ब्रैकेट में L = 2A, ब्रैकेट क्लोज, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी 0, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी 0। इसको नोट करना है कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली बस कान में लगा के सुनना नहीं, पिक्चर नहीं चल रहा है, एक एक चीज बिल्कुल नोट्स बनाने हैं अच्छे से, पूरा तैयारी करना है। नहीं करोगे दूसरा बना रहा है, दूसरे से कंपटीशन है।
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखना जरा, इस केस में जब आपका L ग्रेटर देन 2 है, तो L जब ग्रेटर देन 2A हो गया तो परसेंटेज ओवरहैंग इस साइड पे 25% से कम हो गए, तो उस केस में कितना 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर आ रहा है। तो लिख लो इस पॉइंट को सेकंड नंबर करके, व्हेन परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईस्ट साइड is less than 25%, ब्रैकेट में L greater than 2A is less than 25%, ब्रैकेट में L greater than 2A, ये वाला केस, right close, 2 point of contrafracture is obtained, 2 point of contrafracture is obtained, 2 point of contrafracture is obtained। सेम ऐसे ये थर्ड केस, जब L लेस देन 2 है, तो देखो जरा, जब L लेस देन 2 है तो यानी परसेंटेज ओवरहैंग इस साइड पर 25% ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर नहीं है। लिख लो उस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट, व्हेन परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईस्ट साइड, व्हेन परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईस्ट साइड इज मोर देन 25%, is more than 25%, ब्रैकेट में L less than 2A, ब्रैकेट क्लोज, बेंडिंग मूवमेंट, सॉरी, L less than 2 ब्रैकेट क्लोज, no point of contrafracture is obtained, देखना है ध्यान से, जब डिजाइनर बीम को डिजाइन करता है तो उसका मेन टारगेट क्या होता है कि जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए, सैगिंग या हॉगिंग, वो कम से कम आना चाहिए। क्यों मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कम से कम आएगा? तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बीम में आएगा वो कम से कम होगा, तो जब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस लोडिंग से जो आया कम से कम होगा, तो कम स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट बचेगा। तो डिजाइनर का टारगेट आपका हमेशा यही रहता है कि जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, सैगिंग का या हॉगिंग का, तो ये सैगिंग का या हॉगिंग का, ये कम से कम रहना चाहिए। अब देखो जरा, जैसे ये बीम क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो जरा, हमें डिजाइन करना है, अगर मान लो अब ये जो सपोर्ट है, आप सपोर्ट को एंड की तरफ लेके जाओ, तो उस केस में क्या होगा, ये ए का वैल्यू कम होगा जब सपोर्ट को आप एंड की तरफ लेके जा रहे हो। अब देखो जरा इस फिगर में, जब ए का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये भी जो ए का वैल्यू कम होगा, तो यानी मैक्सिमम हॉगिंग वाला वैल्यू कम हो रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन जब यहाँ पे ए कम होगा तो यहाँ मैक्सिमम सैगिंग बढ़ जा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। वहीं पे सेम इसमें देखना फिगर में, जब इस केस में अगर आप ये सपोर्ट को आप सेंटर की तरफ लेके जाओ तो ए का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब ए बढ़ेगा, ये फिगर में देखो, तो यहाँ पे जब ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये मैक्सिमम सैगिंग कम हो रहा है, तो अब बेनिफिशियल है, सैगिंग कम हो रहा है। लेकिन जब ए बढ़ेगा तो यहाँ मैक्सिमम हॉगिंग बढ़ जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम है। तो डिजाइनर का टारगेट क्या रहता है? डिजाइनर का टारगेट रहता है कि जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, सैगिंग या हॉगिंग, वो कम से कम आना चाहिए। तो अब क्या करें, फॉर एग्जांपल मान लो यही बीम का लोडिंग दिया था, मान लो आपके 4 डिजाइनर हैं, चारों डिजाइन कर रहे हैं, सबने क्या किया, सबने चारों ने बीएमडी ड्रॉ कर दिया आगे। अब एक डिजाइनर ने क्या किया कि इसके मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दिया। तो जब आप मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर रहे हो, तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा। मतलब क्या है कि जो 4 डिजाइनर डिजाइन कर रहे थे, एक डिजाइनर ने ये बीम का बीएमडी बनाया, चारों का बीएमडी सेम यही बना, एक ने क्या किया, मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दिया। तो जब आप मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर करोगे, तो उस केस में आपका जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा। मतलब क्या है कि और कोई डिजाइनर इसी लोडिंग के लिए इससे कम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में डिजाइन नहीं कर सकता। तो जब आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लीस्ट वैल्यू होगा, यानी उससे कम पे मैक्सिमम मोमेंट में कोई डिजाइन कर ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी जिस केस में जो आएगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा, तो कम स्ट्रेंथ का मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बच जाएगा। So this beam is called the most economical beam, that called most economical beam। तो खाली इस लोडिंग के लिए नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि आपको मोस्ट इकोनॉमिकल बीम डिजाइन करना है, तो आप क्या करो, आप उसका बीम का बीएमडी बना लो और उसके मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दो। तो जब आप मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दोगे,
तो जो भी मैक्सिमम मोमेंट होगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा, मतलब और कोई डिजाइनर उस लोडिंग के लिए उससे कम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में डिजाइन नहीं कर सकता। तो वही कर रहे हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल बीम बनाना है तो मैक्सिमम सैगिंग को बराबर कर दो मैक्सिमम हॉगिंग के। सो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, सो दैट इक्वल टू मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, दोनों को इसके बराबर कर दो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग वैल्यू कितना है W/8 L स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। हॉगिंग का वैल्यू कितना है WA²/2, दोनों को बराबर कर दी। तो यहां से W कैंसिल, ये 2 से 4, तो L स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर इक्वल टू दैट 4A स्क्वायर, तो L स्क्वायर दैट 8A स्क्वायर। तो यहां से L का वैल्यू दैट इज 2√2A ऐसे आया। तो इसकी परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज ओवरहैंग दैट ऑन ईच साइड, ये कैलकुलेट करें। तो एक साइड का ओवरहैंग कितना था A, अब टोटल लेंथ कितना है L + 2A, L कितना हो गया 2√2A और प्लस 2A इंटू 100, तो ये परसेंटेज ओवरहैंग निकलेगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जब निकालते हो दैट अराउंड 20.83% है। चेक करना, %20.7। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अराउंड 20.7% आता है। मतलब क्या है कि अगर ईस्ट साइड पर यही बीम जो दिया है, अगर आप इस बीम में ईस्ट साइड पर 20.7% का ओवरहैंग रख दोगे तो ये आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बीम होगी। मतलब इस लोडिंग के लिए जब आप 20.7% का ओवरहैंग रख रहे हो तो उससे कम स्ट्रेस पे कोई दूसरा डिजाइनर डिजाइन नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। तो खाली इस क्वेश्चन का बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपका लगा सकते हैं। आप बीम का BMD बनाओ, उसके मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दो, तो जो मैक्सिमम मोमेंट आएगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा। देख लो फिर से एक बार, BMD क्यों बनाते हैं? बिकॉज जो BMD आएगा उससे हम मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, उससे फिर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, फिर वहां से डिजाइन करेंगे। अब डिजाइनर क्या करता है, उसका टारगेट क्या होता है स्ट्रक्चर में कि भाई जो भी मैक्सिमम मोमेंट आए कम से कम आना चाहिए। अब देखो, अब अगर आप इस सपोर्ट को एक एंड की तरफ लेके जाओ तो आप क्या कर रहे हो, A कम कर रहे हो। तो ये डायग्राम तो बन ही चुका है BMD। तो जब आप A कम कर रहे हो, A की वैल्यू कम करी, तो मैक्सिमम हॉगिंग का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन वहां पे रखोगे तो A कम करेगा तो मैक्सिमम सैगिंग बढ़ जाएगा, वहां प्रॉब्लम है। सेम अगर आप इसी बीम में आपका ये सपोर्ट को सेंटर की तरफ लेके जा रहे हो तो A का वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब A बढ़ेगा तो A का वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम सैगिंग कम हो रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन A बढ़ेगा तो ये मैक्सिमम हॉगिंग बढ़ जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम है। अब हमारा टारगेट क्या है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आता है उसे कम से कम रखना है। तो आप क्या करो, जैसे 4 डिजाइनर है, चारों ने BMD बना दिया। एक डिजाइनर ने क्या किया कि जो मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट था उसको मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दिया। तो जब मैक्सिमम सैगिंग को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर किया तो जो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा। मतलब इससे कम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में इस लोडिंग के लिए कोई डिजाइनर, दूसरा डिजाइनर डिजाइन नहीं कर पाएगा। तो जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सबसे लीस्ट वैल्यू होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा। तो आपको कम स्ट्रेंथ का मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बचेगा। दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। तो खाली इस क्वेश्चन का बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि मोस्ट इकोनॉमिकल बीम डिजाइन करना है तो उस बीम का BMD बना दो और उसके मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट को मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर कर दो, तो उस केस में जो भी मैक्सिमम मूवमेंट होगा सबसे लीस्ट वैल्यू बनेगा। तो वही कर दिया बराबर, दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ सॉल्व किया तो 2√2A आ रहा है, तो परसेंटेज ओवरहैंग निकाला, A ओवरहैंग एक साइड का, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L + 2A, L कितना है 2√2A + 2A, तो ये 20.7% आ रहा है। मतलब इस केस में अगर ईस्ट साइड पर 20.7% का आप ओवरहैंग रख दोगे तो ये आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बीम हो जाएगा। तो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यही पूछा है 2 साल पहले आपका कन्वेंशनल में कि ये कोई को बीम दिया, लोडिंग ये नहीं था, चेंज कर दिया था। 20 नंबर का क्वेश्चन था कि मोस्ट इकोनॉमिकल बीम डिजाइन करो, तो उसमें BMD बना के मैक्सिमम सैगिंग हॉगिंग बराबर करना था। सेम ऑब्जेक्टिव पूछा 2-3 साल पहले यही क्वेश्चन कि यही लोडिंग था बीम, ये इसके ऑब्जेक्टिव में कि ये बीम दिया हुआ है, अगर इसका मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर है तो बिटवीन द सपोर्ट कितना परसेंटेज है, तो वो निकाल सकते हैं। 20.7% एक साइड का है तो माइनस कर लेंगे। दैट L मान लो पूरा लेंथ था, मान लो होता तो L माइनस 0.207 L माइनस 0.207 L, मान लो L डैश लेंथ है टोटल, तो
तो एल डैश माइनस 0.207 एल डैश माइनस 0.207 एल डैश, तो वहां से कैलकुलेट हो गया। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो बस हमको अब इसके रिजल्ट जितने लिखे हैं सब ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट याद रखने, दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लो इसको, डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो उसको। हेडिंग दो मोस्ट इकोनॉमिकल बीम, मोस्ट इकोनॉमिकल बीम लिखना जरा इसमें। व्हेन सपोर्ट्स आर नियर द एंड, व्हेन सपोर्ट्स आर नियर द एंड, when supports are near the end, then sagging bending moment, then sagging bending moment, when supports are near the end, then sagging bending moment at center is large, sagging bending moment at center is large। कॉपी भी लिखना है, तो कहानी नहीं सुननी है, उसको लिखो, नोट्स बनाओ सही से। Then sagging bending moment at center is large, and when supports move closer to each other, and when supports move closer to each other, and when support move closer to each other, then sagging bending moment, then sagging bending moment at center reduces, sagging bending moment at center reduces, but hogging bending moment at support increases, but hogging bending moment at support increases। नेक्स्ट लाइन से, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम विल अकर, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम विल अकर when maximum sagging bending moment, when maximum sagging bending moment, when maximum sagging bending moment is equal to maximum hogging bending moment, is equal to maximum hogging bending moment, and that time beam will be most economical, and that time beam will be most economical, and that time beam will be most economical। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूरा नोट कर लिया आपने, अब पूरा समझ लो एक बार अच्छे से। अब उसके बाद अपने रफ कॉपी में खाली फिगर बनाओ और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। हर क्वेश्चन जो यहाँ हो रहा है, नोट्स बनाने के बाद रफ कॉपी पे लिख के पूरा सॉल्व करना है अपने आप से, ये करना ही करना है, नहीं तो आप क्लास ही रिकॉर्ड ना पढ़ो, और नहीं करो पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये करना ही करना है आपको, नोट कर लो इसको। बीम पे क्या है कि बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग से बेंडिंग मोमेंट आता है, ऐसे शाफ्ट में टॉर्क लगाते हैं तो वहां ट्विस्टिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेस आता है, वो नॉर्मल स्ट्रेस है, और टॉर्शन शाफ्ट में टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस बनता है। तो बेंडिंग मोमेंट में और ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है हमको मालूम होना चाहिए, तो उसका यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट ऐसे दिया, ये शाफ्ट ऐसे दिया, इस पे टॉर्क अप्लाई किया, ये टॉर्क अप्लाई किया टी का, तो ये शाफ्ट में ये आपका इसका जो सबसे लार्ज लेंथ है, शाफ्ट का लेंथ कितना होगा, दैट 1 मीटर 2 मीटर, डायमीटर कितना 100 mm 200 mm, तो ये लॉन्ग सबसे ज्यादा लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग एक्सिस। तो दिस वन दैट लॉन्ग एक्सिस। फोर्स और मूवमेंट दो चीजें होता है, तो एक बेंडिंग मूवमेंट है, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट, एक डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स है और एक आपका दैट शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स सेक्शन के अलॉन्ग लगता है और बाकी आपका नॉर्मल फोर्स है सेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे ये बीम है मान लो ऐसे दिया, तो सेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है और इसके अलॉन्ग जो है शेयर फोर्स है। सेम ऐसे बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट चेक करते हैं।
जैसे हमको मालूम है ट्विस्टिंग मूवमेंट है, मूवमेंट जो भी है चाहे वो बेंडिंग मूवमेंट है या ट्विस्टिंग मूवमेंट, उसको हम चेक कर रहे हैं दैट राइट हैंड थंब से। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लियर दिख रहा है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट है, हमें मालूम है, तो देखो कैसे चेक कर रहे हैं। ये शाफ्ट ऐसे दिया है, ये इधर फिक्स है, यहाँ आपने टॉर्क लगाया, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट दो ही हैं, उसको चेक करते हैं राइट हैंड थंब से। देखो जरा, तो इधर फिक्स है शाफ्ट, ये टॉर्क हमने ऐसे लगाया, थंब कैसा जा रहा है, थंब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है, तो जब भी थंब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है, और जब थंब लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो ये बेंडिंग मूवमेंट है। तो यहाँ से इजीली चेक कर लेंगे। बीम में देखा था, कल देखा था बीम में, तो ये बीम ऐसे दिया हुआ है, मान लो एक सिंपली रोटेटेड बीम है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इस पे यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है कुछ इस तरह से, ये मोमेंट लगा हुआ है ऐसे, तो मूवमेंट चेक करते हैं। अब ये बेंडिंग मूवमेंट, ये जो है ये बेंडिंग मूवमेंट है, और ये जो है ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है, टॉर्क लगाया टी का। इसमें देखो बीम में क्या, बीम ऐसे दी, बीम मूवमेंट ऐसे लग रहा है, थंब कैसे जा रहा है, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो जब भी थंब राइट हैंड थंब चेक कर लो, जब भी थंब लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो बेंडिंग मूवमेंट, और थंब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये ऐसे दिया हुआ है, टॉर्क लगाया है यहाँ पे, थंब कैसा लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट। और बीम में चेक कर लो, ये ऐसे बीम दिया, मान लो ये बीम है ऐसे, इस पे लोड लग रहा है, पॉइंट लोड यूडीएल कुछ भी, तो यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो मूवमेंट ऐसे लगाया था आपने, मूवमेंट ये लगा हुआ तो एफ इंटू डी, दैट मूवमेंट ऐसे लग रहा है, हम कैसा लॉन्ग, ये लॉन्ग एक्सिस इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो बेंडिंग मूवमेंट। अब मूवमेंट या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा या फिर हम फोर्स इंटू डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो ये एक शाफ्ट है ऐसे दिया, इस पे मान लो हम यहाँ पे ऐसे लोड लगाएं, तो ये मान लो आपका ये 10 किलोटन का लोड लग रहा है, जस्ट एग्जांपल। अब हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे सेक्शन कट किया, ये एक्स डिस्टेंस पे, तो ये चेक करना है कि यहाँ पे बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है, हमको नहीं मालूम, हम चेक करें। तो देखो ध्यान से, तो ये मूवमेंट जो आपको या तो डायरेक्ट दिया हो ऐसे एम टी, या फिर एफ इंटू डी से निकलेगा। अब एफ इंटू डी से जो आ रहा है वो बेंडिंग मूवमेंट है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, वो हम राइट हैंड चेक कर लेंगे। जैसे देखो विजुलाइज करो, यही शाफ्ट है, ये इधर फिक्स कर दिया, और इस पे हमने यहाँ पर ऐसे 10 किलोटन का फोर्स लगा दिया। अब यहाँ पे सेक्शन काटा है, यहाँ चेक करना है, तो मूवमेंट या तो डायरेक्ट होगा या एफ इंटू डी से आएगा। तो यहाँ फोर्स लग रहा है तो एफ इंटू डी से, जब भी फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा तो हमेशा मूवमेंट आ जाएगा, तो या तो वो बेंडिंग होगा या ट्विस्टिंग होगा, वो हम चेक कर लेंगे। सो अब देखो ध्यान से जरा, फोर्स 10 किलोटन ऐसे लग रहा है, और यहाँ इतना डिस्टेंस, यहाँ से मान लो 0.5 मीटर पर यहाँ सेक्शन कट किया है, यहाँ चेक करना है कि बेंडिंग है ट्विस्टिंग। तो 10 किलोमीटर फोर्स ऐसे लगा, तो फोर्स की तरफ ये राइट हैंड है, फोर्स के राइट हैंड को ऐसे रख दो, और जो डिस्टेंस है उसकी तरफ ये फिंगर रोटेट होना चाहिए, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया ऐसे, और ये जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर की तरफ फिंगर को रोटेट कर दिया। अब थंब चेक कर लो, थंब कैसा है, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, तो लॉन्ग एक्सिस आपका ऐसे जा रहा है 20 से, इस तरह से फोर्स ऐसे लगा था 10 का, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड को रख दिया ऐसे एफ, और ये जो डिस्टेंस है उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, थंब कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, तो ये आपका दैट बेंडिंग मोमेंट है। सेम देखो जरा, अब ये 10 का फोर्स हमने ऐसे लगाया था वाई वाई डायरेक्शन, अब मान लो 10 का फोर्स यहाँ पे, ये शाफ्ट है इधर फिक्स है, और मान लो आपका 10 का फोर्स इस तरफ लग रहा है ऐसे, तो फोर्स जब पहले ऐसे लगा था तो हमने जब फोर्स ऐसे वाई में लगा तो ऐसे राइट हैंड रखा, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसकी तरफ फिंगर रोटेट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट कर दी। अब मान लो 10 फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो राइट हैंड हमने ऐसे रख दिया, और ये डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, हम कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है। सेम देखो विजुलाइज करो, ये शाफ्ट है इधर फिक्स है, यहाँ मान लो आपने ऐसे एक ब्रैकेट अटैच किया, ऐसे अटैच किया हो, ऐसे ब्रैकेट लगाया, और फोर्स मान लो आपका इस तरफ लग रहा है ऐसे, तो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। अब इस बार ब्रैकेट अटैच किया है, विजुलाइज करो, और यहाँ फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है ऐसे, जेड जेड डायरेक्शन, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया ऐसे, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट किया, डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट होना चाहिए, मेन पार्ट है, हम कैसा आ रहा है, लॉन्ग इसके पैरेलल है, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट। बीम में चेक कर लो, जैसे ये बीम दिया हुआ है, ये बीम का लेंथ है 2 मीटर, ये इसका डेप्थ हो गया है विड्थ, तो लॉन्ग एक्सिस कैसे है, ऐसे जा रहा है। अब मान लो इस पे पॉइंट लोड लगा है, यूडीएल है, कुछ भी है, तो लोड की तरफ राइट हैंड रख दिया, लोड ऐसे लग रहा है, ट्रांसवर्स लोडिंग है, और डिस्टेंस यही है बीम का लेंथ, उसकी तरफ फिंगर रोटेट किया, हम कैसा है, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये बेंडिंग मोमेंट।
तो सिंपल जो फोर्स है उसकी तरफ राइट हैंड रख दो और डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट कर दो। थंब अगर लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर तो बेंडिंग मोमेंट और पैरेलल तो ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। सोम से यार आपका स्टील में बहुत यूज होगा, तो वहां पे हम सिंपली F/D से चेक कर लें। जब कॉम्प्लेक्स फिगर बनता है तो कई बार मिस्टेक हो जाता है, जब 20 नंबर के बड़े क्वेश्चन वहां मिस्टेक हो जाता है, तो इसमें हम सिंपली यहां से ऐसे चेक कर लिया करें। लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर थंब तो बेंडिंग मोमेंट, पैरेलल तो ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसी का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे, तो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे एक कैंटिलीवर आर्क दिया, एग्जांपल देखें इसका। तो मान लो ये कैसे कैंटिलीवर आर्क ऐसे इस तरह से दिया, इस पे फोर्स लग रहा है ये P का, यहीं से पास कर रहा है। तो ये मान लो A पॉइंट है, ये B, ये C, ये D, ऐसे दिया। तो अब कहीं पूछ सकता है कितना फोर्स आ रहा है। तो जैसे मान लो इसने पूछा कि AB में कौन कौन सा फोर्स आ रहा है। जैसे बीम वाले क्वेश्चन किया तो ब्रैकेट अटैच था, ब्रैकेट रिमूव कर दिया, फोर्स और मोमेंट ट्रांसफर कर दिया। सेम वैसे मान लो उसने AB में पूछा है कौन कौन सा फोर्स है, तो ये जो आर्क वाला पार्ट है इसको हटा दिया, सीधे ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ आर्क वाला पार्ट हटा दिया AB, तो ये सीधे फोर्स P ट्रांसफर हो गया। जैसे बीम में ब्रैकेट था, ब्रैकेट रिमूव कर दिया, सीधे फोर्स मोमेंट ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ पे इस केस में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, दैट नो एसेंट्रिसिटी, यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो P फोर्स डायरेक्ट लग रहा है। अभी मेंबर किस तरह से, मेंबर आपका इस तरह से है, तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, तो P ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सियल फोर्स है। तो इस केस में आपका एक्सियल फोर्स आ रहा है, शेयर फोर्स यहाँ पे नहीं है और बेंडिंग मोमेंट भी नहीं है, खाली एक्सियल फोर्स मिला है ऐसा। सेम मान लो ऐसे केस दिया और यही कैंटिलीवर का इस तरह से दिया हुआ, यहाँ फोर्स आपका मान लो P ऐसे लगता, तो ये डिस्टेंस इस बार आपका एसेंट्रिसिटी है, मान लो ऐसे E डैश दिया है वेल। फिर वही सेम AB में फोर्स पूछ रहा है, तो बाकी आर्क हटा दिया, AB में फोर्स ट्रांसफर कर दिया, तो ये P का फोर्स ट्रांसफर हो गया और P इंटू E डैश का मूवमेंट ट्रांसफर हो गया। B पॉइंट पेन रखो, कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो P इंटू E डैश का मूवमेंट ट्रांसफर हो गया, ऐसे बना लिया। इस बेस में क्या है, इस केस में आपका एक्सियल फोर्स भी है, बेंडिंग मूवमेंट भी है, बट शेयर फोर्स नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है बस सिंपल, जहां पूछ रहा है जिस मेंबर में फोर्स मूवमेंट क्या है, बस उसी को देखो, बाकी सब हटा दिए और फोर्स मूवमेंट ट्रांसफर कर दिया, जैसे ब्रैकेट में किया था। तो इस तरह से कैलकुलेट किया। सेम देखना, फॉर एग्जांपल मान लो D पॉइंट पे चेक कर रहा है, मान लो पूछता है D पॉइंट पे चेक करना है, तो ये आपका ऐसे इस तरह से आर्क है, ये कैंटिलीवर आर्क आपका कुछ इस तरह से है, तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस आपका ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो D पॉइंट में चेक कर, DC जहां जिस पॉइंट पूछे, जहां पूछ रहा है वहीं चेक कर लेंगे, बाकी सब पार्ट अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे पूछा, तो ये D पॉइंट है, ये P लोड ऐसे इस तरह से लग रहा है, तो ये क्या है, ये इस तरफ जो है X एक्सिस है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर Y है, वो सॉरी ये तरफ Y है, बोर्ड के परपेंडिकुलर Z है, मतलब Z बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे इसे विजुलाइज होगा। तो ये लोड जो लगा है दैट अलोंग YY एक्सिस, अलोंग YY एक्सिस, इसे विजुलाइज हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है C यहाँ पे, तो हमें C पे पूछ रहा है कौन कौन से फोर्सेस मोमेंट जो भी आ रहे हैं कैलकुलेट करो। तो ये डिस्टेंस दिया है, तो मान लो ये डिस्टेंस आपका E1 है, ऐसे दिया हुआ, तो जहां पूछेगा बस वहीं पे मतलब है, हमें बाकी बस मतलब नहीं है। लॉन्ग एक्सिस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो C पे लॉन्ग एक्सिस आपका यहाँ पर ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो ये लॉन्ग एक्सिस है। तो लॉन्ग एक्सिस जब भी आपका इंक्लाइंड हो तो हमेशा आप फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लो। हमको मालूम है P ऐसे नीचे लग रहा है -y में, तो P यहाँ बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ आया ऐसे, P यहाँ C पे बैलेंस करें, क्यों है BD बनाएंगे, तो ये P लग रहा था बैलेंस, ये -y में है, तो ये +y में आ गया C पे। अब यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड है तो कंपोनेंट ले लिए, तो मान लो एंगल ये थीटा दिया हुआ है, तो ये P cos थीटा और ये जो है दैट इज अ P sin थीटा। तो ये P cos थीटा जो है दैट इज अ एक्सियल फोर्स, और ये जो P sin थीटा है दैट इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। क्यों, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये P cos थीटा लॉन्ग एक्सिस के अलोंग है। तो जब भी लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड हो कभी किसी क्वेश्चन में, तो हमेशा लॉन्ग फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लो। जो फोर्स लॉन्ग एक्सिस के अलोंग जाएगा वो हो गया एक्सियल फोर्स, और जो लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो शेयर फोर्स। तो इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, जब फ्रेम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे BMD का, वहां देखेंगे सेम फोर्स को डिस्टेंस मिलेगा तो मूवमेंट भी आएगा। तो यहाँ C पॉइंट पेन रखो, यहाँ पे ऐसे ये मूवमेंट कैसे दे रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो बैलेंसिंग यहाँ पे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, P इंटू E1, तो ये P इंटू E1 का मूवमेंट भी आ गया। अब ये बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग हमको नहीं मालूम, फोर्स को जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा तुरंत मूवमेंट आ जाएगा। बेंडिंग है ट्विस्टिंग हम चेक कर लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ C पे हमको चेक करना है,
फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ये वाई वाई डायरेक्शन लग रहा है, विजुलाइज करो, ऐसे वाई में लग रहा है, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया, राइट हैंड है, ऐसे फोर्स की तरफ रख दिया, यहाँ चेक कर लिया, फोर्स की तरफ रखा और डिस्टेंस जो है E1 उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, P इंटू E1 ऐसे इस तरह से। पीछे देखो जरा, P फोर्स आपका कैसे लग रहा है, वाई वाई डायरेक्शन में आपका ऐसे इस तरफ नीचे की तरफ है, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रखा और डिस्टेंस E1 उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, थंब कैसे अंदर जा रहा है, थंब को यहाँ चेक कर लो C पे, लॉन्ग एक्सिस पे कैसा है, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है। डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, बट ये सिंपल बहुत से बहुत जब अच्छा टफ क्वेश्चन बनता है तो कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है, तो ये सीखना है हमको। तो ये वो लोड ऐसे लगा, वाई में लग रहा है ऐसे, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया ऐसे, और जो डिस्टेंस है E1 उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर, डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट होना चाहिए, थंब ये है, अब थंब को यहाँ पे रख के चेक कर लो कैसे जा रहा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है। इसलिए जो P इंटू E1 का है ये क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट, ऐसे चेक कर लिया। अभी क्या था, लोड को हमने यहाँ पर अलोंग, तो यानी इस केस में सी पे क्या है, यहाँ पर एक्सियल फोर्स भी है, शेयर फोर्स भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है, सब बन के आ रहा है। सेम अभी लोड किया हमने वाई वाई एक्सिस के अलोंग लगाया था, अब हम लोड आपका जेड जेड डायरेक्शन लगा रहा है, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे लोड लगा रहा है। तो ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, तो मान लो सी था, मान लो डी पॉइंट चेक कर रहे हैं, ये सी दैट ये डी पॉइंट था, यहाँ डी है, तो डी पॉइंट था, अब ये सी पॉइंट पे चेक कर रहा है, ये अभी डी पे देखा यहाँ पे लॉन्ग इंक्लाइंड, अब सी पे चेक कर रहे हैं, ए बी पे चेक कर ही चुके हैं, तो यहाँ दैट किसी पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो अब देखो जरा, ये कैंटिलीवर आर कैसे दिया था, इस तरह से है, तो ये लॉन्ग एक्सिस आप कैसे जा रहा है, इस तरह क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे लॉन्ग एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो अब ये डी दैट सी पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो लॉन्ग एक्सिस यहाँ पे ऐसे इस तरह से है, तो ये जो ब्लू से दिखाया है, तो हमको यहाँ से मतलब है लॉन्ग एक्सिस इस तरह से बन रहा है। अब लोड क्या कर रहा है, अब लोड बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे लगा रहा है, इस तरफ ऐसे लग रहा है, इसको डॉटेड शो कर रहे हैं ऐसे पी से, तो पी दैट इज अलोंग जेड जेड एक्सिस, जिससे कि विजुलाइज हो जाए। वहां पे लोड क्या था, वाई वाई में लग रहा था, ऐसे लग रहा था बोर्ड पे, अब कैसे लोड लग रहा है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है इस तरह से। तो अब यहाँ चेक करना, तो देखो जरा विजुलाइज करो, दिमाग विजुलाइज, 3 डायमेंशन बॉडी विजुलाइज करो, ये कैंटिलीवर आर्क कैसे है, ऐसे जा रहा है इस तरह से, विजुलाइज करो, ये क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसे इस तरह से मूव कर रहा है। अब हमको यहाँ पे ये पॉइंट जो ये है, ये आपका सी पॉइंट है, और लोड यहाँ पे कैसे लग रहा है, ये ऊपर इस पॉइंट पे, यहाँ पे लोड ऐसे आपको इस तरफ लग रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये जेड जेड में ऐसे लग रहा है। तो विजुलाइज करो, जब ये फोर्स अंदर की तरफ आया तो यहाँ बैलेंस करने के लिए नीचे बाहर की तरफ जाएगा, और यहाँ क्रॉस सेक्शन कैसे इस तरह से है, तो कैसा लोड जा रहा है, लॉन्ग इसके अलोंग जा रहा है, तो ये नॉर्मल है या शेयर है, ये शेयर फोर्स है, क्यों, सेक्शन के अलोंग जा रहा है। विजुलाइज करो दिमाग में, ये कैंटिलीवर आर्क आपका इस तरह से, ये कैंटिलीवर आर्क आपका ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे लोड कैसे ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, ये आर्क आपका ऐसे है, ये क्रॉस सेक्शन है इसके नीचे, तो ये लोड अंदर की तरफ जा रहा है, तो बैलेंसिंग ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, सेक्शन के अलोंग है, तो ये क्या है, ये शेयर फोर्स है। तो एक फोर्स आपका पी बाहर की तरफ आया, ये क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स अलोंग जेड जेड एक्सिस, बाहर की तरफ, तो ये फोर्स अंदर की तरफ था, तो यहाँ पे बाहर की तरफ। अब देखो जरा, एक डिस्टेंस मान लो ये दिया हुआ है E2 और एक डिस्टेंस ये दिया हुआ है E3। अभी लोड क्या था, अभी इस केस में आपका पी लोड ऐसे लग रहा था वाई वाई के डायरेक्शन में, अब क्या लोड लग रहा है, अब लोड ऐसे लग रहा है, विजुलाइज करो, तो इसको एक डिस्टेंस ये E2 मिलेगा परपेंडिकुलर और एक E3 भी मिलेगा। तो अब चेक करेंगे कौन बेंडिंग दे रहा है, कौन ट्विस्टिंग दे रहा है, या क्या क्या वैल्यू दे रहा है, वो हम चेक करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये लॉन्ग एक्सिस यहाँ देखना है, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स आपका ऐसे जेड जेड के लॉन्ग ऐसे लगा है, तो फोर्स की तरफ क्या है, राइट हैंड रख दिया, ये राइट हैंड रख दिया, और डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट किया, डिस्टेंस कौन सा, पहले E2 ले रहे हैं, देखो जरा E2 की तरफ फिंगर रोटेट किया ऐसे, थंब ऐसे ऊपर की तरफ है, थंब को यहाँ चेक कर लो कैसा है, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है। विजुलाइज करो, लोड ऐसे लग रहा है P, डिस्टेंस कौन सा, E2 की तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, थंब ऐसे, थंब कैसे आ रहा है यहाँ पे, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, यहाँ चेक कर लिया, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है। तो ये मतलब P इंटू E2 क्या है, ये हमको ट्विस्टिंग मूवमेंट दे रहा है, ट्विस्ट कर रहा है इसके अबाउट। सेम ऐसे ही अब एक बार E3 की तरफ फिंगर रोटेट करें, फोर्स की तरफ राइट हैंड रखा, और जो डिस्टेंस है उसकी तरफ फिंगर रोटेट होना चाहिए, डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो जरा, अब ऐसे रख दी राइट हैंड, क्यों, E3 की तरफ फिंगर रोटेट करना है हमको, राइट, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्टेंस E3 उसकी तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब ऐसे, थंब को यहाँ चेक कर लो कैसे आ रहा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट है।
तो P इंटू E3 का बेंडिंग मोमेंट। तो इस केस में ट्विस्टिंग भी आ रहा है, बेंडिंग भी आ रहा है और शेयर फोर्स तीनों मिल रहा है, ऐसे आ रहा है। देख लो फिर से, ये लोड P आपका ऐसे लग रहा है जेड जेड के डायरेक्शन, तो लोड की तरफ राइट हैंड रख दिया और एक बार E2 के लिए फिंगर रोटेट किया, E2 की तरफ हम ऐसे है, हमको यहाँ चेक करो कैसे लॉन्ग इसके पैरेलल है तो ट्विस्टिंग मोमेंट। सेम ऐसे E3 के लिए चेक करो, फोर्स के राइट हैंड रखा, E3 की तरफ फिंगर रोटेट किया, हम कैसा लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ चेक कर, थंब को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ लॉन्ग इसमें चेक कर लो कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है तो बेंडिंग मोमेंट। तो P इंटू E2 का ट्विस्टिंग और P इंटू E3 का बेंडिंग। ये लोड वाई वे में लगा था, ये जेड में लगा था, दोनों ट्रांसवर्स लोडिंग है, लेकिन जब लोड जेड जेड में है तो बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों आ रहा है। तो जो कैंटिलीवर आर्क है वो आपका एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई है, तो बोर्ड जो एक्स वाई प्लेन है, तो जब ट्रांसवर्स लोडिंग वाई वाई डायरेक्शन में है तो केवल बेंडिंग आ रहा है, लेकिन जब जेड जेड में भी है, जेड जेड डायरेक्शन में, तो बेंडिंग के साथ ट्विस्टिंग भी आ रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि कैंटिलीवर आर्क है उसमें ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है, तो एक ऑप्शन में बेंडिंग दी है खाली, एक में बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों दी है, तो मोस्ट जनरल को टिक करेंगे क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्स लोडिंग है, इसमें बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों आ रहा है। तो कैंटिलीवर आर्क में ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगा, अगर लोड जेड जेड डायरेक्शन में है तो बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों है, और केवल वाई वाई में, जेड जेड वाई वाई डायरेक्शन में है तो केवल बेंडिंग आ रहा है। और खाली ऐसे लिखा है कि कैंटिलीवर आर्क पर ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है, तो हमें तो पता नहीं कि वाई वाई जेड जेड, तो मोस्ट जनरल केस टेक करेंगे, दैट मीन बेंडिंग ट्विस्टिंग, इसको टिक करेंगे। एक ऑप्शन में बेंडिंग दिया खाली, एक में बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों दिया है, तो इसको टिक करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से देख लो एक बार ध्यान से। दो तरह के मूवमेंट है, एक बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो अब ये शाफ्ट ऐसे दिया था, ये शाफ्ट ऐसे विजुलाइज करो, ये इधर यहाँ पे फिक्स है और यहाँ टॉर्क ऐसे लगा है, तो ये सब क्रॉस सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा लेंथ है, लॉन्ग एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो टॉर्क मूवमेंट जो है बेंडिंग या ट्विस्टिंग जो भी, उसको हम चेक करते हैं राइट हैंड थंब से। तो यहाँ राइट हैंड थंब रोटेट कर दो ऐसे, थंब कैसा लॉन्ग इसके पैरेलल जा रहा है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट, और ये बीम में मूवमेंट ऐसे लगा था, थंब कैसा लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर तो बेंडिंग मूवमेंट। तो जब भी मूवमेंट आपको चेक करना है, थंब लॉन्ग एक्स के पैरेलल ट्विस्टिंग मूवमेंट और थंब लॉन्ग के परपेंडिकुलर बेंडिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा ऐसे इस तरह से, या फिर F इंटू डी से आएगा। तो फोर्स को जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा तुरंत मूवमेंट आ जाएगा, वो बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग वो हम चेक कर लेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, जैसे यही शाफ्ट दिया हुआ है ऐसे, यहाँ फोर्स लगा था, या इस पॉइंट यहाँ सेक्शन चेक करना है हमको कि बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग। तो यहाँ देखो चेक कर रहे हैं ऐसे, तो विजुलाइज करो, ये शाफ्ट यहाँ फिक्स है और ये 10 का फोर्स आपका ऐसे वाई वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा है। तो फोर्स जब F इंटू डी से निकालना है तो ये फोर्स यहाँ पे लगा है और यहाँ से 0.5 मीटर पे यहाँ सेक्शन कट किया, हमें चेक करना है कि बेंडिंग है ट्विस्टिंग। तो 10 फोर्स ऐसे लगा, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दो, ऐसे रख दिए, और जो डिस्टेंस है उसकी तरफ फिंगर रोटेट होना चाहिए, फिंगर रोटेट कर दो, हम कैसा आ रहा है लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे जो मिलेगा दैट ये 10 इंटू एक्स का, ये ऐसे क्लॉकवाइज और बैलेंसिंग उल्टा, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा बेंडिंग मूवमेंट, दैट 10 इंटू एक्स का बेंडिंग मोमेंट। सेम देखो जरा, इसी क्वेश्चन में 10 फोर्स को अब ऐसे ना लगा के वाई वाई में ना लगा के जेड जेड में लगा दे रहा, इस तरफ जो आ रहा है लोड, तो फोर्स के राइट हैंड रखा, डिस्टेंस है इसके फिंगर रोटेट किया, थंब कैसा है लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर बेंडिंग मोमेंट। सेम यही शाफ्ट के ऊपर दैट मान लो ऐसे ब्रैकेट अटैच कर दिया, विजुलाइज करो, और फोर्स अब ऐसे लग रहा है इस तरफ, तो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, अब तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया ऐसे। अब देखो फोर्स ऐसे लगा है, राइट हैंड को आप ऐसे नहीं रख सकते हो, क्यों? जब अगर आपने ऐसे रखा तो फिंगर रोटेट होगा इस तरफ, डिस्टेंस ये हो जाएगा, लेकिन इस बार डिस्टेंस कौन सा, ये वाला है, तो राइट हैंड को आपको ऐसे रखा है क्योंकि डिस्टेंस की तरफ, डिस्टेंस ये है वाई वाई में, इसकी तरफ फिंगर रोटेट होना चाहिए, हम कैसा लॉन्ग के पैरेलल है ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ चेक कर लेंगे, जैसे अब ये कैंटिलीवर आर्क दिया है, इसमें लोड ऐसे P लगा था, कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे AB मेंबर में कौन कौन सा फोर्स है। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो आर्क है हटा दिया, सीधे फोर्स मोमेंट, जैसे बीम में ब्रैकेट था, ब्रैकेट रिमूव किया था, फोर्स मोमेंट ट्रांसफर हो गया था, ऐसे ब्रैकेट रिमूव कर दिया, सीधे फोर्स मोमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ सीधे P आ रहा है फोर्स, क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो है नहीं, कोई मूवमेंट नहीं आया, तो इस केस में केवल एक्सियल फोर्स है, कोई शेयर फोर्स नहीं, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं, ये लॉन्ग इसके लॉन्ग लग रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे इस केस में यहाँ एसेंट्रिसिटी मिल रहा है E डैश का, तो P इंटू यहाँ पेन रखो B पे, ये क्लॉकवाइज मोमेंट भी आ गया, तो P और P इंटू E डैश, तो यहाँ एक्सियल फोर्स भी है, बेंडिंग मोमेंट भी है, शेयर फोर्स नहीं। तो इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरफ बाहर की तरफ जेड है, ऐसे जा रहा है। सब देखो जरा, ये डी पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे डी पॉइंट यहाँ कट किया, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू वो चेक कर रहा है।
तो यहाँ कट कर दीजिए, जहां पूछ रहा है वहीं उतना ही पार्ट अलग कर दो, बाकी सब हटा दिए। डी ऐसे इस तरह से। तो यहाँ चेक करना, पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स आपका दैट इज वाई वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे लगा, तो पी नीचे की तरफ है, तो पी यहाँ ये माइनस वाई में है, ये प्लस वाई में आ गया। अब यहाँ देखो लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड है, तो जब भी लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड हो फोर्स के दो कंपोनेंट ले लिए, एक उसके अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर, तो मान लो थीटा एंगल मिल जाए हमको, तो पी कॉस थीटा लॉन्ग एक्स के अलॉन्ग है तो ये एक्सियल फोर्स, और पी साइन थीटा लॉन्ग एक्स के परपेंडिकुलर है तो ये शेयर फोर्स, ऐसे बना। साथ साथ मूवमेंट चेक कर लो, ये लॉन्ग एक्स आप कैसे जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, वाई वाई डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस मिल रहा है इसको E1, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रखा, ऐसे रख दी, और डिस्टेंस जो है E1 उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दी। थंब कैसा है, लॉन्ग एक्स के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट, और ये यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज आया तो बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, P इंटू E1 का बेंडिंग मोमेंट। सेम ऐसे इस केस में चेक करो, अब इस बार फोर्स क्या जेड जेड में लगा दिया, इधर क्या था, इसमें फोर्स P आपका वाई वे में लग रहा था, अब लोड को हमने जेड जेड में लगा दिया, ऐसे लोड लग रहा है इस तरह से, विजुलाइज करो, लोड अब इस तरफ ऐसे लग रहा है, तो ये आर्क कैसे दिया हुआ है, आर्क आपका ऐसे है इस तरह से, विजुलाइज करो, तो यहाँ पे P लोड हमारा इस तरफ लग रहा है अंदर की तरफ ऐसे, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ जाएगा, और कैसा सेक्शन के अलॉन्ग है तो ये शेयर फोर्स है। साथ साथ अभी क्या लोड ऐसे था, वाई वे में था इस केस में, अब लोड ऐसे गया है जेड जेड में, तो एक इसको डिस्टेंस E2 मिल रहा है, एक E3 मिल रहा है। तो देखो चेक करो, P फोर्स राइट हैंड रख दिया डिस्टेंस आपका फोर्स की तरफ, एक बार E2 के लिए फिंगर रोटेट कर दिया, थंब ऐसे, थंब को ध्यान दो, थंब को यहाँ चेक रख दो जहाँ लॉन्ग एक्सिस है C पे, लॉन्ग इसके पैरेलल है तो ट्विस्टिंग मोमेंट। ऐसे सेम फोर्स P इस बार E3 के लिए फोर्स ऐसे लगा दिया, E3 डिस्टेंस जो है इसके फिंगर रोटेट किया, थंब कैसा है, थंब को यहाँ चेक करो, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है तो ये बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ ट्विस्टिंग भी आ रहा है, बेंडिंग भी आ रहा है, और शेयर फोर्स भी आ रहा है। तो ये लोड जो वाई वाई में लगा था या जेड जेड में लगा था, दोनों ही आपके दैट ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो अगर बोलता है कैंटिलीवर आर्क में ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो इस वाले को टिक करेंगे बिकॉज ये मोर जनरल केस है, वो हमने कैसे निकाला इसे चेक कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा नोट करोगे, राइट फोर्स की तरफ राइट हैंड रखा, अपने आप कॉपी पे चेक करना है, खाली नोट नहीं करना है, फोर्स की तरफ राइट हैंड रखा और डिस्टेंस की तरफ फिंगर को रोटेट किया, वहां चेक किया, और जब आपको डाउट लगे तो वो बिल्कुल बेसिक बनाया, शाफ्ट वाला बीम वाला एग्जांपल वहां चेक कर लिए, जैसे बीम दिया विजुलाइज करो, ये बीम ऐसे है, इस केस में क्या, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, बीम पे लोड लगता है ऐसे यूवीएल पॉइंट लोड, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया, और ये डिस्टेंस है सब, इसकी तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब कैसा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट, तो बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज होगा, सोम में तो होगा ही, साथ स्टील वगैरह में बहुत अच्छा यूज होगा, तो वहां पे सिंपल देख लिए। तो इसको बना के इसमें टाइम देना है अच्छे से, और पूरा ध्यान से एक ही चीज को समझना है कैसे आ रहा है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बीम दिया हुआ है, ओवरहैंग बीम है, सिंगल ओवरहैंग, तो इसका बोल रहा है कि हमको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। तो अभी तक क्वेश्चन में हमने हर क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व किया, लेकिन अब इसमें लेफ्ट काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सब सारे से मूव करेंगे, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तो उसको देखें।
अब उनको मालूम है कि बीम में आपका 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है उसकी सपोर्ट डायरेक्शन निकालना, और दूसरा होता है उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। तो अब यहाँ पहले वीडियो को आप अपना पॉज कर दो और पहले इसके सपोर्ट डायरेक्शन कैलकुलेट करो। सपोर्ट डायरेक्शन निकल जाए उसके बाद आप वीडियो को प्ले करना। तो पहले आपको ये जो जैसा कह रहे हैं वैसे ही करना है। तो पहले इसके सपोर्ट डायरेक्शन आप निकालो, तो जब निकल जाएंगे तब वीडियो प्ले किए, तो उसे करो। तो अब जैसे आपने निकाल ली सपोर्ट डायरेक्शन, आप प्ले कर दिए वीडियो, तो सपोर्ट डायरेक्शन निकालने पहले सपोर्ट डायरेक्शन कैलकुलेट करना। तो यहाँ हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन वी एच है। अब एच ए तो 0 हो गया क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। यहाँ रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन दैट वी बी, और वहां पे 5 का फोर्स ऐसे लगा। सो फर्स्ट इक्वेशन दैट वी ए प्लस वी बी दैट इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये एरिया इसका 1/2 6 into 6 और प्लस दैट इज 5। दिस फर्स्ट इक्वेशन। देन मूवमेंट समेशन mz इक्वल टू 0। सो समेशन mz इक्वल टू 0। तो ये कहीं बैलेंस कर सकते हैं, तो समेशन mb कर दे रहे हैं। ए पे निकालो, बी पे निकालो, जो भी निकालो, सब में सपोर्ट एक्शन एक ही निकलेगा, जहां मर्जी आप निकाल दो। तो देखो बी पे निकालना है, यहाँ पेन रखो बी पॉइंट, ये क्लॉकवाइज, ये सेंट्रॉइड पे लगेगा ऐसे। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2/3। तो कितना होगा ये? 2/3 into 6 कितना आ रहा है? 4 मीटर। तो वी का क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज। तो बी पॉइंट पेन रखो, ये कैसा है? क्लॉकवाइज। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो कैलकुलेट कर दो, तो कितना? वी ए इंटू क्लॉकवाइज है 6 प्लस इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2, हाइट 6, बेस 6, सेंट्रॉइड कितना है? 4 प्लस ये कैसा है? क्लॉकवाइज 5 into 2 दैट इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन। सो ये 2 इक्वेशन, 2 अननोन वी ए वी बी। तो यहाँ से वी ए वी बी सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो वी ए का वैल्यू दैट 10.33 सॉल्व किया ही होगा आपने। तो वी ए का वैल्यू 10.33 किलोमीटर और वी बी का वैल्यू दैट इज 12.67 किलोमीटर। तो ये ऐसे कैलकुलेट किए, तो यहाँ जितना वैल्यू आ गया, तो चाहे आप समेशन एम ए 0 लिखो या एम बी लिखो या एम सी लिखो, सब एक ही बात है, सब में आपका एक ही सब वैल्यू सब मिल के आएगा। तो ये कैलकुलेट कर दिए। तो ये अभी पहला स्टेप हुआ, हमने इसके सपोर्ट डायरेक्शन निकाले। अब आगे आप एसएफडी बीएमडी वो अगला स्टेप है, उसका सपोर्ट डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, ये इतना याद कर दिया। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करें, एसएफडी बीएमडी 10.33 12.67। अब इसका हम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो देखो जरा इसका शेप और डायग्राम बना है, तो वही सब क्वेश्चन में सब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो वी ए कितना है? 10.33। तो यहाँ से 10.33 ऊपर चला गया, 10.33। तो ये पॉइंट कौन सा है? ए। अब ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी है। देखो जरा ए से बी में, तो ए टू बी चेक कर ले, ए टू बी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए टू बी, तो ए टू बी चेक कर ले रहे हैं। तो 10.33 आ गया था प्लस, और डाउनवर्ड क्या होगा इसका? एरिया कितना? -1/2 दैट इज 6 into 6। तो यहाँ से ए टू बी वैल्यू मिलेगा। तो ये कैलकुलेट करो 10.33 दैट वैल्यू। तो ये 7.67 माइनस 3618, सो ये -7.67 ये वैल्यू आया ए टू बी। तो बी पे कैलकुलेट किया। अब ये बी तक देखो, बी पे वैल्यू कितना? नेगेटिव आया, तो ये नीचे चला गया। सबसे पहले क्या किया? नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया, प्लस आता तो ऊपर ले लेते थे, नेगेटिव आया तो नीचे कर दिए। अब बचा बीच का शेप, शेप कैसा? यूवीएल है, शेप कैसा आएगा? 2 डिग्री कर। बचा स्लोप, तो यहाँ देखो ए पे लोड इंटेंसिटी 6 दिया हुआ है, यहाँ बी पे आपका 0 है, तो बी पे स्लोप 0, 2 डिग्री कर बनाना है, यहाँ स्लोप नॉन 0, वहां पे 0। कैसे डायग्राम आएगा? तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे इस तरह से बना। यहाँ टेंजेंट डालो आप, यहाँ थीटा मिलेगा, तो थीटा का वैल्यू नॉट 0। क्यों? बिकॉज दैट इज एल ए दैट नॉट 0। और यहाँ पे वैल्यू आपका 2 डिग्री कर बना, इस तरह से आया। ये वैल्यू कितना है? 7.67। और यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल जाएगा, तो यहाँ क्या है? थीटा का वैल्यू 0। क्यों? बिकॉज दैट इज एल बी, लोड इंटेंसिटी बी पर, दैट वैल्यू 0। ऐसे बना। अब देखो जरा, ये 7.67 बना, उसके बाद वीबी का सपोर्ट डायरेक्शन कितना है? 12.67। तो यहाँ से ऊपर गया 12.67, तो 12.67 ऊपर गया, ऐसे बना। तो ये कितना आ गया? 5। यहाँ वैल्यू 5। तो उसके बाद देखो जरा, बी से सी में आपका दैट कोई लोडिंग नहीं है, कोई लोड नहीं, इसका मतलब कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसे आया 5, ये वैल्यू 5।
देन सी पे क्या है, 5 का सपोर्ट, 5 का कंस्टेंट पॉइंट लोड, उससे नीचे जाएगा, तो यहाँ से नीचे गया तो ये नीचे आ गया ऐसे इस तरह से, ये लास्ट पॉइंट 0, तो क्रॉस चेक है कि सही किया एज अ वन। तो ये प्लस, ये वैल्यू प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये हो गया इसका एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये पॉइंट कौन सा है, बी है, ये सी, तो ये डी पॉइंट आ गया। तो यहां से इसका ऐसे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इसका देखो बीएमडी ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बीएमडी स्टार्ट करेंगे तो ए से स्टार्ट, बीम ये दिया हुआ है। अब बीम पे दैट ए पॉइंट पे यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो बीम के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर अगर कोई फिक्स सपोर्ट नहीं और अगर कोई कंस्टेंट मूवमेंट लोड नहीं, तो वैल्यू मूवमेंट की हमेशा 0। तो अब यहाँ कोई फिक्स सपोर्ट तो है नहीं, ना कोई कंस्टेंट मूवमेंट लोड है, तो 0 से स्टार्ट हुआ। अब ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आएगा, ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट आपका डी है। क्यों साइन चेंज कर रहा है, एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट है बीएमडी के लिए। तो ए का क्रिटिकल पॉइंट आपका डी है, तो पहले डी का हमको पोजीशन निकालना पड़ेगा कहां पे। तो अब देखो डी का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। अब देखो, जब हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए सब में हमने दैट लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम दोनों साइड, एग्जाम में आपको कोई एक साइड ही शो करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों साइड से सॉल्व करेंगे। करेक्ट, खाली क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना। तो अभी तो देखो हमने सब में लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया, हम क्या है राइट टू लेफ्ट लेंगे, चेक कर रहा है, फिर जो आपको इजीली लगा करेगा वो से वैसे यूज कर दिए। देखो जरा, तो ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट अब क्लियर दिख रहा है कि ए और बी के बीच में है, तो ये ए और बी के बीच में आपका डी पॉइंट यहाँ कहीं है, ये हमें मालूम चल रहा है। तो हम ले रहे हैं, अभी तक हम क्या ए से लेते थे डिस्टेंस एक्स पे, हम डी से बी से ले रहे हैं, कहीं से ले सकते हैं, हमें कैलकुलेशन करना है पूरा। तो मान लो ले लिया कि बी से आपका एक्स डिस्टेंस पर ये आपका दैट पॉइंट डी है जहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो चेक कर रहे हैं। सो लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम दैट b दैट शेयर फोर्स 0। तो ये तो क्लियर है कि d पॉइंट a और b के बीच में, तो हमने ले लिया कि b से x डिस्टेंस पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही। तो देखो जरा कट करें, यहां से कैलकुलेट करें, तो यहां से निकालेंगे तो ये 5 किलो न्यूटन है। ये यहाँ पे वी भी लग रहा है, वी भी कितना आया था 12.67, और यहां से इतना हाइट मिला है ऐसे, ये यूवीएल का पार्ट है, तो ये लोडिंग यहाँ पे नीचे ऐसे इस तरह, तो यहां से कट किया सेक्शन, तो ये ऐसे बाकी अगर लेते तो ऐसे बनता कुछ। सो देखो जरा, ये पॉइंट कौन सा है, बी, ये सी। अभी बड़ा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो इसका कहीं छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बीच में गेट के एग्जाम में, ये इसके ऑब्जेक्टिव में कन्वेंशनल कहीं भी आ जाएगा। तो अब खाली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है 2 मार्क्स का, सारा कॉन्सेप्ट सीखना हमको, एसएफडी मतलब सब कुछ हमको मालूम होना चाहिए। तो अब देखो, मान लो यहां से ले लिया कि एक्स डिस्टेंस पे है ये बी से, तो ये मान लो पी क्यू हाइट है, ये जो है दैट यहाँ पे वैल्यू 6 है, सो दिस वन 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो एक्स एक्स सेक्शन कट किया यहाँ पर, और ये आप बोल लो कि बी से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ जहाँ पी क्यू हाइट है वहां पर शेयर फोर्स 0। अब देखो हमको शेयर फोर्स बीम में निकालना आता है, क्या होता है एक साइड से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, पूरा एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो पहले पी क्यू हाइट निकाल लें, तो पी क्यू हाइट आपका दैट कितना 6, दैट ये 6 डिवाइड बाई 6, ये x है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये x वैल्यू बना, तो दैट डिस्टेंस कितना है 6, पूरा डिस्टेंस कितना था 6 था, तो कितना होगा 6 माइनस x, तो ये 6 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू बाई एक्स। यहाँ से पी क्यू का डिस्टेंस पी क्यू कितना आ गया x, दिस वैल्यू, सीधे सिंपल ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दिया, तो ये 6 डिवाइड बाई 6 दैट इक्वल टू पी क्यू बाई एक्स, पी क्यू का हाइट आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना, कैसे निकालोगे, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो ये सम करें देखो जरा, तो ये 5 डाउनवर्ड है, तो ये आपका -5, प्लस ये ऊपर की तरफ है तो प्लस 12.67, प्लस ये डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, तो अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जब दैट पूरा एरिया निकाल दो, तो -1/2, हाइट कितना है पी क्यू हाइट, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है x है, बेस कितना है उसका x, और दैट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो यहां से x कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करो x का वैल्यू कितना है,
तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 3.9 मीटर, दिस वन। तो ये मान लो डी पॉइंट लिया, ऐसे डी पॉइंट था वहां रखा था, तो ये 3.9 मीटर ऐसे आया। तो ये कैसे निकाला, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम। तो ये डाउनवर्ड -5, ये अपवर्ड +12.67, डाउनवर्ड -1/2 एक्स। एक्स क्या है, ये पी क्यू का हाइट है, और बेस क्या है एक्स, पी क्यू एक्स के बराबर था, तो क्वाड्रेटिक बना। तो यहाँ सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू इतना, दैट 3.9 मीटर। तो एक्स मिल गया। तो अब यहाँ पर हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब देखना जरा एक मिनट ध्यान से, अभी तक हमने सब क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया है। अब क्या है, हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। कहीं से भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी लेके बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। बीएमडी का साइन कन्वेंशन हमको मालूम ही है, वो हमने वहां पे स्टेप में देखा था, स्टेप 5 में। तो लेफ्ट टू राइट क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। वो सेकंड को दिखाया तो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था स्टेप में, तो वो यूज कर रहे हैं। तो बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो बीएमडी का साइन कन्वेंशन यूज कर ले रहे हैं, तो बाई बीएमडी साइन कन्वेंशन। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो। सो बाई बीएमडी साइन कन्वेंशन, बीएमडी का साइन कन्वेंशन क्या था, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो देखो जरा, अब पहले हम दैट, अभी तक क्या था, हर क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट लेते, अब राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं। तो इतना पार्ट यहाँ निकालना मूवमेंट डी पर, इतना पार्ट अलग कर दे रहे, तो इसको अलग कर दिए। तो यहां से इतना पार्ट अलग किया। ये पी क्यू हाइट यहाँ तक मिल ही गया, ये पी क्यू हाइट है, डी पॉइंट है ये। तो ये लोडिंग नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, और यहाँ पर ये दैट 12.67। देन सेम ये वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 किलोमीटर ऐसे लगा। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से 3.9 मीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये 2 मीटर है। तो देखो जरा, ये एक्स एक्स सेक्शन जहाँ कट किया है यहाँ निकालना है मूवमेंट। तो अब हमें मालूम है कि राइट टू लेफ्ट बीएमडी राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है। तो जहां मूवमेंट निकालना है आपको वहां कॉपी पेन रख दो, तो यहाँ पेन रख दिया ऐसे। तो देखो जरा, ये कैसे दे रहा है क्लॉकवाइज, ये कैसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये लोडिंग कैसे देगा क्लॉकवाइज। तो राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है, बीएमडी का साइन कन्वेंशन। तो यहाँ जहां कट किया सेक्शन वहां पेन रखो। ये राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, कितना होगा -5 इंटू 3 2 5.9 प्लस ये 12.67 एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, प्लस 12.67 इंटू 3.9, और प्लस यूवीएल का, यूवीएल कैसा, दैट ये दैट ट्रायंगल का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, -1/2। हाइट क्या है, पी क्यू, पी क्यू कितना आया था एक्स के बराबर, एक्स कितना है 3.9 मीटर, तो हाइट 3.9, बेस क्या है 3.9, और सेंट्रॉइड क्या होगा 3.9 का, यहां से डिस्टेंस सेंट्रॉइड के डिस्टेंस कितना है 1/3 इंटू 1/3, दिस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वहां बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा डी पे। देख लो कैसे किया, बीएमडी कन्वेंशन लगाया, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बीएमडी कन्वेंशन मालूम है हमको। तो यहाँ कट किया सेक्शन, यहाँ निकालना है, जहां निकालना है वहां पेन रख दो। ये कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माइनस बीएमडी कन्वेंशन, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज प्लस, ये कैसा है क्लॉकवाइज माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट करो अपने आप से, तो ये वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करो, निकालो। सब कैलकुलेशन अपने आप से करनी, खाली वीडियो नहीं देखना है कैसे आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो अराउंड 10.01 10.02 वैल्यू आ रहा है, तो ये रख दिया। तो ये देखो जरा डी पे निकाल लिया। अब देखो जरा डी है, डी पॉइंट निकल गया मूवमेंट, उसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, बी पे निकालना। अब बी में देखो जरा एक मिनट, बी पे मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, राइट टू लेफ्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं तो बेंडिंग मूवमेंट बीम के बीच में कहीं भी निकाल सकते हैं। तो जो अब आपको इजी पड़े वो ले लो। तो अब राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये भी डी पे निकाला था, बी पे निकाल दे रहे हैं। तो बी पे कट किया, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर ये 5 का लोड लग रहा है 5 किलोन्यूटन, और डिस्टेंस कितना यहाँ से, ये डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर। तो यहाँ पेन रखो, कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज कैसा है नेगेटिव, कितना आएगा -5 × 2, कितना वैल्यू है -10, ऐसे कैलकुलेट कर दी।
तो ये BMD कैलकुलेट कर दिया, तो अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो जरा BMD ड्रॉ कर रहे हैं, तो बनाया डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ए पॉइंट, ए पे क्या है लोडिंग डायग्राम में, वहां पे हिंज सपोर्ट था, तो ए पे हिंज सपोर्ट है तो वहां मूवमेंट का वैल्यू 0। जब हिंज एंड रोलर सपोर्ट बीम के एंड पे है तो वहां मूवमेंट 0। जब वही हिंज रोलर सपोर्ट बीम के अंदर जाते हैं ओवरहैंग बीम में, तो वही ओवरहैंग पोर्शन से मूवमेंट आ जाता है। अभी तो एंड पे ही है, तो ए पे ए हिंज सपोर्ट है, वहां मूवमेंट का वैल्यू 0। और वही रोलर सपोर्ट देखो अंदर गया, बी पॉइंट पे ओवरहैंग पोर्शन है तो मूवमेंट मिल जाएगा। तो हिंज एंड रोलर सपोर्ट बीम के एंड पे मूवमेंट 0, वही हिंज रोलर सपोर्ट बीम के अंदर चलेगा तो वो ओवरहैंग पोर्शन मूवमेंट दे देगा। ये वो क्वेश्चन किया था W/8 L² - 4A² वाला, वहां पे दो और डबल ओवरहैंगिंग था, दोनों सपोर्ट में मूवमेंट आ गया था। तो ए पे वैल्यू 0, ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, डी है, तो डी पे हमने कैलकुलेट कर ही दिया है, कितना वैल्यू 10.02। और यूवीएल है तो कैसा आएगा, क्यूबिक पैराबोला 3 डिग्री कर्व, तो यहाँ से 10.02 ऊपर चला गया। और ये कैसा है 3 डिग्री कर्व ऐसे बना, ये पॉइंट क्या है दैट डी। फिर डी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, डी का क्रिटिकल पॉइंट आपका बी है, तो ये बी पॉइंट है, वो बीम लोडिंग डायग्राम में दिख रहा है बी का पॉइंट है, तो वहां कितना वैल्यू निकाला है -10 आया है। और वहां तक क्या है यूवीएल है, दैट मीन 3 डिग्री कर्व, तो यहाँ से आपका 3 डिग्री कर्व ऐसे गया नीचे, तो ये 10। तो ये पॉइंट कौन सा है, दैट बी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब लोडिंग डायग्राम देखो, बी पे, बी के बाद सी पॉइंट है, सी एंड है, वहां 0 ही होना है, और बीसी में कोई लोडिंग नहीं है, तो कैसा आएगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यहाँ से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया। तो ये 3 डिग्री कर्व है, ये आपका 1 डिग्री सिंपल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इसका BMD बना, तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से देखो। ये जब आपने यहाँ पे समेशन MB 0 लिखा था, बहुत ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब यहाँ पे आपने समेशन MB 0 लिखा था, तो उस केस में बी पे पेन रखा था, तो ये क्लॉकवाइज था प्लस लिया था, ये एंटी क्लॉकवाइज था माइनस लिया था, और ये राइट टू लेफ्ट था और ये क्लॉकवाइज था तब भी यहाँ पे प्लस लिया आपने। जबकि यहाँ पे जब BM कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, यही आप राइट टू लेफ्ट जब मूव कर रहे हो तो यही क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लिख रहे हो। तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। बीम का डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे हैं SFD BMD, तो उसमें 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप उसका सपोर्ट रिएक्शन निकालना, दूसरा स्टेप उसका SFD BMD बनाना। तो जब आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हो तो उस केस में SFD BMD से कोई लेना देना नहीं है। सपोर्ट रिएक्शन निकालने में कोई लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कन्वेंशन का मतलब ही नहीं है। चाहे आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, दोनों में सेम ही सपोर्ट निकल के आ जाएगा। इसलिए सपोर्ट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है, आपका जो मर्जी ले लो। तो हमेशा से क्लॉकवाइज लेते हैं, पॉजिटिव वही रख रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो तब भी वही आंसर आ जाएगा। इसलिए जब सपोर्ट कैलकुलेशन है तो लेफ्ट टू राइट, राइट कोई मीनिंग ही नहीं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। इसलिए जब समेशन MB 0 किया तो यहाँ पेन रखा, तो ये क्लॉकवाइज सब प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज सब माइनस, और ये क्लॉकवाइज सब प्लस। लेकिन जब BMD बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो वहां ध्यान रखना है, तो वहां पे आप जो मर्जी नहीं ले सकते। तो आपको उस केस में लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव ये लेना ही पड़ेगा। ये BMD का साइन कन्वेंशन है, अगर सैगिंग प्लस दिखाना है तो BMD दैट बेंडिंग मोमेंट के केस में BMD का साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब BMD बना रहे हैं, इसलिए लिखा हो BMD साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पेन रखा था तो क्लॉकवाइज था तो माइनस लिया, एंटी क्लॉक से प्लस लिया। अब यहाँ पे मान लो कंफ्यूजन होगा हमको, तो जब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे सब प्रैक्टिस, सब आदत पड़ जाता है। तो बस सिंपल ध्यान रखो, जब भी आप राइट टू लेफ्ट लिख रहे हो, आपको डाउट लग रहा है, चेक कर लो कि अगर भाई राइट टू लेफ्ट यहाँ ले रहे थे, आपको डाउट लग रहा है कि क्लॉकवाइज प्लस लेना है कि एंटी क्लॉक प्लस लेना है, आप चेक कर लो कि इससे जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है। अगर इससे जो वैल्यू निकल के आ रहा है, अगर आपको उसको उठा के तुरंत बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में रखना है तो BMD साइन कन्वेंशन है, नहीं तो पूरा सोम स्ट्रक्चर में सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी आप राइट टू लेफ्ट लिख रहे हो इक्वेशन वगैरह, अगर आप चेक कर लो कि इससे जो वैल्यू निकाला है उसको हमको क्या करना है। अगर उस वैल्यू को आपको उठा के तुरंत BMD में पुट करना है, बहुत ध्यान से सुनो, उसको उठा के अगर आपको तुरंत BMD में पुट करना है तो BMD कन्वेंशन लगेगा, और वो राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव है, नहीं तो पूरा सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। जैसे देखो जरा, यहाँ लिख रहे थे आप, यहाँ आपको डाउट लग रहा है, चेक कर लो, ये 10.02 को क्या किया, ये आपने यहाँ BMD में पुट किया। अगर आपको यहाँ पुट ना करना होता तो आप सॉल्व ही ना क्यों करते सॉल्व। तो BMD में रखा है, इसलिए BMD साइन कन्वेंशन।
फिर यहाँ देखो, यहाँ डाउट लग रहा था, यहाँ चेक करो, इसमें आपने क्या किया, इसको बीएमडी में रखा है तो बीएमडी कन्वेंशन है। इसमें देखो, इस केस में जब सपोर्ट निकाला था, यहाँ पे बी पे पेन रखा था आपने और राइट टू लेफ्ट लिया था। यहाँ आपको डाउट लगा, चेक कर लो, इससे क्या किया इसने, आपने सपोर्ट निकाला है खाली, यहाँ तुरंत बीएमडी बनाया नहीं बनाया, इसकी वैल्यू को तुरंत रखा, बीएमडी नहीं रखा है। तो जो जब भी राइट टू लेफ्ट लिखो, आपको डाउट लग रहा है, चेक कर लो, उसकी वैल्यू को अगर तुरंत बेंडिंग डायग्राम में रखने वाले हो आप तो बीएमडी कन्वेंशन है, नहीं तो सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो सिंपल, बीम में दो स्टेप में डिवाइड कर दिया, एक सपोर्ट निकालना और एक बीएमडी ड्रॉ करना। तो जब सपोर्ट निकालना है तो सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, आप किसी साइड से मूव करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और जब आप बीएमडी बनाओगे तब बीएमडी का कन्वेंशन लगेगा। बाकी अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, सब प्रैक्टिस हो जाता है, सब अपने आप आदत पड़ जाता है। सोम स्ट्रक्चर के अंदर बस थोड़े से साइन कन्वेंशंस हैं, उनका ध्यान रखा तो नंबर एक नहीं कटेगा। और वो तभी होगा जब हम रफ कॉपी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन करते ही सब सीख जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो जरा, अभी इसको हमने यहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिया है, ऐसे भी हम लेफ्ट टू राइट लेके भी चेक करेंगे कि इतना ही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको भी देखेंगे। देख लो फिर से एक बार, तो सपोर्ट एक्शन अगर आपने समेशन एम ए सॉल्व किया था तो आपका यही सपोर्ट एक्शन निकल के आया था, तो आप समेशन एम ए 0 रखो, एम बी रखो, जहां रख लो सब सही है। यहाँ जानबूझ समेशन एम बी निकाला था बिकॉज जिससे कि ये कॉन्सेप्ट सब आपको समझ में आ जाए। तो देखो, वी ए प्लस वी बी एरिया ऑफ फिगर 1/2 6 × 6 और +5। दूसरा समेशन एम बी 0, बी पे पेन रखो, ये कैसा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। जब बीएमडी बनाएंगे तब देखेंगे बीएमडी कन्वेंशन। सपोर्ट निकालना है, बीएमडी आगे बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी, छोड़ दो, जब बीएमडी डायग्राम ड्रॉ होगा तब देखेंगे बीएमडी कन्वेंशन। अभी सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पेन रखा, तो ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सॉल्व कर लिए, सपोर्ट एक्शन आ गया। ना एसएफडी ड्रॉ करें, तो ए पर सपोर्ट एक्शन से ऊपर गया 10.33, यहाँ पे ऊपर चला गया। फिर ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, बी है, तो ए टू बी क्या एरिया माइनस होगा, 10.33 प्लस -1/2 6 × 6 कितना है, -7.67। अब यहाँ तक बना 7 पहले क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया, अब बाद में बीच का शेप, तो यूवीएल है तो शेप कैसा आएगा, 2 डिग्री कर्व। अब यहाँ पे लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे लोड इंटेंसिटी, बी पे लोड इंटेंसिटी 0 है, तो यहाँ थीटा 0, तो ये कर्व बनेगा ऐसे इस तरह से, यहाँ थीटा 0 या थीटा नॉट 0, तो ये कर्व बना दिए। देन बी पे सपोर्ट एक्शन है 12.67 का, तो 7.6 से 12 ऊपर गया तो 5 आ गया। देन लोडिंग डायग्राम में बी से सी में कोई लोडिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देन वहां पे कंस्टेंट पॉइंट लोड है तो 5 नीचे गया, लास्ट पॉइंट 0, तो क्रॉस चेक ये सही है, तो ये एसएफडी बना। नाउ इसका बीएमडी ड्रॉ करें, तो बीएमडी के लिए हमको डी का पोजीशन निकालना पड़ेगा। तब ये तो एसएफडी से क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए और बी के बीच में डी पॉइंट है, तो ये बीम का डायग्राम था, तो ए और बी के बीच में बी पॉइंट है, ये दिख रहा है। अभी तक हर क्वेश्चन में क्या था, हम लेफ्ट टू राइट लेते थे, अब राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं। अभी इसकी क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट भी चेक करेंगे, तो आप एग्जाम में जो मर्जी ले सकते हो, जो आपका मन करे, जो इजी पड़े। तो यही ले लिया हमने यहाँ से, ये बीम का डायग्राम था कि यहाँ बी से मान लो x डिस्टेंस पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही, तो वही लिखा, लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम b दैट शेयर फोर्स 0, तो यहाँ से b से x पे ले लिया। अब यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना है, बीम के बीच में कहीं शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, एक साइड से पूरा अलजेब्रिक सम, चाहे लेफ्ट टू राइट लो चाहे राइट टू लेफ्ट, तो पूरा ये ले लिया, राइट टू लेफ्ट पूरा अलजेब्रिक सम कर दिया। तो ये डाउनवर्ड है -5, ये अपवर्ड है +12.67, -1/2 हाइट पी क्यू बेस x इक्वल टू 0, और पी क्यू निकाल दो, कैसे आएगा, 6 / 6 इक्वल टू पी क्यू बाई एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू इतना आ जाएगा, सॉल्व अब करना है। तो ये x मिल गया, अब यहाँ पर मूवमेंट निकाल दो, तो अब बीएमडी बनाना है तो बीएमडी कन्वेंशन लगेगा, वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज, राइट टू एंटी पॉजिटिव साइन के लिए। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ कट किया, जहाँ कट के सेक्शन यहाँ पेन रख दो, ये क्लॉकवाइज माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस, ये क्लॉकवाइज माइनस, वैल्यू 10.02 आया। अब आपको देखो यहाँ डाउट लग रहा था कि गलती नहीं कर रहे, चेक कर लो, इसका क्या करना है, इसको उठा के आपको तुरंत बीएमडी में रखना है यहाँ पे, तो बीएमडी कन्वेंशन लगेगा, और वो राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ रख दिया। फिर यहाँ देखो बी पे निकाल, देखो जरा बी पे कितना आसान है, लेफ्ट टू राइट जाओगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, यहाँ जल्दी से हो रहा है, तो आप कभी भी अब किसी भी साइड से मूव किया करेंगे जो हमको इजी पड़ेगा। तो यहाँ कट किया, राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज। अब यहाँ डाउट लग रहा है, चेक कर लो, इस वैल्यू क्या करना है, बीएमडी में रखना है, तो बीएमडी कन्वेंशन है। यहाँ कोई सपोर्ट थोड़ी निकालना है, इसकी वैल्यू को बीएमडी में रखना है, तो बीएमडी कन्वेंशन है।
तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव -10। 3 डिग्री कर्व, उसका लोडिंग डायग्राम देखो, वहां पे बी से सी में क्या है, बी से सी में आपका दैट कोई लोडिंग नहीं है, इसका वाला इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सी पॉइंट लास्ट में, तो ये सी पॉइंट लास्ट में, दैट एंड पॉइंट पे 0, तो ये इसका बीएमडी ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी इसको हम लेफ्ट टू राइट भी चेक कर लेंगे कि यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अब बीम में हम किसी साइड से मूव कर सकते हैं। तो जब आप सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। लेकिन जब बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं तो बीएमडी साइन कन्वेंशन लगेगा लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज और राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव। और जब भी आपको डाउट लगे कि गलत तो नहीं हो रहा राइट टू लेफ्ट में, तो चेक कर लो कि इस वैल्यू को क्या रख करना है। अगर उसको उठाकर तुरंत बीएमडी में रखना है तो बीएमडी साइन कन्वेंशन, नहीं तो दैट सब आपका दैट पॉजिटिव वैल्यू राइट टू सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब आदत पड़ जाता है। बस अगर पेन चलना चाहिए कॉपी, थोड़ा सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। और जब पेन चलाते रहेंगे सब सीख जाएंगे। और अगर आप नहीं पेन चलाओगे तो ये ना सोचो बच जाओगे, आपके बगल वाला दूसरा स्टूडेंट पेन चला रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा, उसको आप कभी भी कंपीट नहीं कर पाओगे। यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट में। बस हम बैठ पढ़ लिया ऐसे, उससे कुछ नहीं हो रहा। पेन चलेगा, अब कॉपी पे सिलेक्शन उसी से होगा, पेन चलाना है। तो इस पॉइंट को लिख लो जरा, इसको लिख लो पॉइंट को, नहीं तो जब पूरा सॉल्व नोट कर लो इसके बाद लिख लेना। अपना पॉज कर दिया वीडियो, पूरा नोट कर लो कॉपी पे अपना, उसके बाद वीडियो प्ले किया, इस पॉइंट क्वेश्चन पूरा सॉल्व लिखने के बाद बोर्ड पे जो लिखा है तब अपना दैट इसको लिख लिया वहां पे। तो लिख लो इसको, व्हेन वी कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, move left to right or right to left when we calculate support reaction, move left to right or right to left, all clockwise movement positive, ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, सब सही है, एक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट लाइन से, व्हेन वी ड्रॉ बीएमडी यूज बीएमडी साइन कन्वेंशन, व्हेन वी ड्रॉ बीएमडी यूज बीएमडी साइन कन्वेंशन which is left to right clockwise and right to left anti-clockwise movement positive, which is left to right clockwise and right to left anti-clockwise movement positive। इसके आगे स्टार बना देना, तो ध्यान रखना, नोट कर लो। अभी इसको एक बार हम लेफ्ट टू राइट भी चेक करेंगे कि पोजीशन यही बन के आ रहा है कि नहीं। नोट कर लो पहले इतना।